हेलो ऑल, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीडीसी नर्सिंग क्लास में। और आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके। यहाँ पे आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द मोमेंट व्हेन वी गोना डिस्कस अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ योर वीकली नर्सिंग टेस्ट। जो हम नॉर्सेट 11 वीकली जो क्लासेस पढ़ते हैं, जहाँ पे हम नॉर्सेट 11 को टारगेट कर रहे हैं। पूरे वीक आपके लिए जो हम क्या कहते हैं क्लासेस रन करते हैं, उस बेसिस पे आपको पता है कि सैटरडे में क्या होता है, आप लोगों का टेस्ट होता है। जिस टेस्ट को आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, जीडीसी नर्सिंग की ऐप के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। यू हैव टू डाउनलोड द जीडीसी नर्सिंग ऐप प्ले स्टोर से। उसके बाद वहां पे बैचेस वाले सेक्शन में आपको जाना है। वहां पे एक प्लस साइन आपको दिखेगा, ब्लू कलर का डॉट, वहां पे क्लिक करेंगे तो बैचेस वाला सेक्शन ओपन होगा। और वहां पे बैच के अंदर आपको वो जो कोड डालना है, वो कोड डालना है आपको नर्स 25। सारे के सारे लेटर्स आपके स्मॉल में रहेंगे। नर्स 25 आपको डालना है वो कोड, और आपका वो टेस्ट आपके लिए ओपन हो जाएगा और आप उस वीकली टेस्ट को क्या है वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में जैसा पता है कि जो आप वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं सैटरडे में, जो आपने कल करा होगा, उसका आज क्या है एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम लोग अपलोड करते हैं फॉर योर बेनिफिट। तो आज हम इसमें न्यूरोट्रांसमीटर, क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और या फिर स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस थे उस टेस्ट में, उसको यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, उसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं, उसका रैशनल समझने वाले हैं, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीएनएस इज। क्या पूछा है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि ये बताइए भाई कि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर प्राइमरी की बात कर लीजिए तो प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा है। तो आपको मैंने टाइप्स बताए थे न्यूरोट्रांसमीटर्स के। वी हैव द डिफरेंट टाइप्स, जिसमें मैंने आपको डोपामिन, सर्टोनिन, गाबा, ग्लूटामेट, ग्लाइसिनिन, बहुत सारे वहां पे न्यूरोट्रांसमीटर और उनके स्पेसिफिक फंक्शंस के बारे में वहां पे मैंने आपको बताया था। ये भी बताया था कि कौन से एक्साइटरी क्लास के होते हैं और कौन से इनहिबिटरी टाइप के होते हैं और कौन से मिक्स होते हैं, जो कि दोनों ही काम करते हैं। वहां पे मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको टेबल बनाई थी, सिंप्लीफाइड तरीके से बहुत अच्छे से समझाया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे सीधा सीधा इंडिकेशन क्या कर रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी टाइप का न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे है, ऑप्शन ए डोपामिन, ऑप्शन बी सर्टोनिन, ऑप्शन सी गाबा, ऑप्शन डी इज द ग्लूटामेट। तो पूछा क्या है, इनहिबिटरी टाइप का पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पूछा है यहाँ पे हमको। तो यहाँ पे डोपामिन को अगर आप देखोगे तो डोपामिन क्या है, कैसा है, ये वॉलंटरी मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। सर्टोनिन यहाँ पे मूड स्टेबलाइजर होता है। गाबा यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाबा को हम बोलते हैं, गाबा क्या है हमारा, गामा, इसकी फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, बताई थी मैंने, क्या है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड इसका क्या है, फुल फॉर्म है। और ये क्या है, ये इनहिबिटरी क्या है, क्लास का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ग्लूटामेट की बात करें तो इनहिबिटरी टाइप का नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप मूव करेंगे फॉरवर्ड तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गाबा हो जाएगा। क्या है, गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड। और ये कैसे वर्क करता है, अगर थोड़ा सा और समझें इसके बारे में कि कैसे ये एक्टिविटीज को इनहिबिट करता है, यानी कि जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी होती है, जो न्यूरॉन की जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी को ये क्या करता है, थोड़ा सा एक्टिविटी को कम करता है। उनके अंदर जो सिग्नल जो कम्युनिकेशन होता है, इलेक्ट्रिकल पाथवेज जो होते हैं, उनके अंदर जो एक्साइटेटरी स्टेजेस होती है, मतलब एक न्यूरॉन से पर्टिकुलरली एक जो न्यूरॉन होता है, उस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ जो इंफॉर्मेशन जाती है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जाती है इन द फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, तो एक्चुअल में ये क्या करता है, ये गामा अमीनो ब्यूटायरिक एसिड क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को, इस एक्साइटमेंट को, इस एक्साइटरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा इनहिबिट करता है, जिससे प्रॉपर रेगुलेशन बना रहे, ओवर टॉक्सिसिटी ना हो। एक्साइटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं हम इसको, क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर की लैंग्वेज में एक्साइटोटॉक्सिसिटी बोला जाता है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसलिए जो गाबा है ये इनहिबिट करता है और रेगुलेशन कंट्रोल प्रोवाइड करता है, एक प्रॉपर बैलेंस चैनल प्रोवाइड करता है। और एक्चुअल में ये जो न्यूरॉन की एक्टिविटी यहाँ पे जो कंट्रोल हो रही है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो क्या है, ये एक्चुअल में क्लोराइड चैनल्स को ओपन करता है,
क्लोराइड चैनल्स को ओपन करता है और क्लोराइड चैनल्स ओपन होने के बाद क्लोराइड के जो आयंस होते हैं वो किसके अंदर जाते हैं, वो न्यूरॉन्स के अंदर जाते हैं, जिससे कि क्या है, इनिबिट होता है, यानी कि इनिबिटरी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स वहां पे देखने को मिलता है। तो जो एक्साइटेबिलिटी होती है न्यूरॉन्स के बीच में वो थोड़ी सी इनिबिट हो जाती है। तो हमारा ये जो गाबा है, ये जो गाबा है, गामा अमीनोबुटारिक एसिड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे। और भी यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर लिखे हैं, इनकी बात अभी मैं डिटेल में नहीं करूंगा क्योंकि इनसे रिलेटेड अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी गाबा का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया है, क्यों करता है, कैसे करता है। भाई क्लोराइड आयन के चैनल्स को खोलता है, क्लोराइड अंदर जाता है, जिससे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है सप्रेस होती है। तो यहाँ पे ये इनिबिटरी टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, अगर आगे देखेंगे आप, पार्किंसन डिजीज हमारा दूसरा क्वेश्चन है। पार्किंसन डिजीज इज कॉज्ड, पार्किंसन जो डिजीज है इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, क्या पूछा है, ये जो पार्किंसन डिजीज है, ये भी याद अच्छे से मैंने आपको बताया था। पार्किंसन जो डिजीज है ये किसकी वजह से कॉज होती है, यहाँ पे आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स दे दिए हैं। तो ये पूछ रहा है कि इन चारों में से क्या बताना है आपको, इन चारों में से बताना है कि किसकी वजह से पार्किंसन डिजीज जो है वो कॉज हो रहा है। एसिटाकोलाइन है, डोपामिन है, सर्टोनिन है और गाबा है। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन ने बहुत स्पेसिफिक ढंग से पूछा है, क्या पूछा है, बहुत स्पेसिफिक ढंग से क्वेश्चन ने पूछा है कि कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी पूछा है। तो पूछा क्या है, डेफिशिएंसी की वजह से, ना कि क्या है, ओवर की वजह से, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी की वजह से नहीं पूछा गया है। डेफिशिएंसी इन चारों न्यूरोट्रांसमीटर में से किसकी हो जाएगी तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला एसिटाकोलाइन, डोपामिन, सर्टोनिन एंड गाबा। अब बात करें अगर एसिटाइल कोलिन की, तो एसिटाइल कोलिन का रिलेशन जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्शन से रिलेशन है, वॉलंटरी मसल मूवमेंट करवाता है एसिटाइल कोलिन। डोपामिन क्या है, डोपामिन भी क्या कराता है, मसल मूवमेंट करवाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और यहाँ पे क्या है, डोपामिन में अगर गड़बड़ आ सकती है तो डिजीज कंडीशंस वहां पे कॉज हो सकती हैं। सेम गोज विद द एसिटाकोलामाइन, अगर इसमें भी कुछ गड़बड़ आएगा तो वहां पे भी क्या है, वहां पे भी डिजीज कंडीशंस ओरिजिन्स हो सकती हैं। कौन सी डिजीज कंडीशन ओरिजिन होगी वो भी बता दिया जाएगा आपको। भी बात करते हैं सर्टोनिन की। सो इट्स काइंड ऑफ कि मूड पे क्या है, ये ज्यादा इफेक्ट डालता है। और सर्टोनिन की डेफिशिएंसी की वजह से पेशेंट के अंदर क्या है, एंजाइटी जैसी कंडीशन आ सकती है, डिप्रेशन जैसा कंडीशन आ सकता है। गाबा के बारे में हमने अभी अभी बात करी थी, क्या है ये, इनिबिटरी टाइप का हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है और ये क्या करता है, इनिबिट कराता है, एक्साइटोटॉक्सिसिटी को रोकता है। तो यहाँ पे इन चारों में से अगर हम ऑप्शन की बात करें तो इन चारों में से जो डिजीज कंडीशन होती है डेफिशिएंसी किसकी, इनमें से किसी एक की, पार्किंसन जो होता है वो है यहाँ पे, उसका आंसर है डोपामिन। तो डोपामिन की कमी से क्या होता है भाई, डोपामिन की कमी से हो जाता है पार्किंसन डिजीज हो जाता है। किसकी वजह से, डोपामिन की कमी से पार्किंसन डिजीज कंडीशन हो जाता है। अब ये डोपामिन की वजह से पार्किंसन जो हो रहा है, इस पार्किंसन में होता क्या है, एक्चुअल में ये जो पार्किंसन है, ये जो पार्किंसन डिजीज है, इसको तो अभी हम आगे जाके मेडिकल सर्जिकल में और अच्छे से पढ़ने ही वाले हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में जब ये नर्वस सिस्टम की एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम लोग खत्म कर लेंगे, उसके बाद तो ये डिजीज कंडीशन सारी मैं स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे से वहां पे डील करेंगे। बट अभी यहाँ पे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि डेफिशिएंसी इन सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स की अगर हो जाती है तो क्या क्या डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं। तो जनरली पार्किंसन डिजीज जो है ओल्ड एज कंडीशन है। ये क्या है, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है। किसमें, ओल्ड एज में ज़्यादा देखने को मिलती है ये डिजीज कंडीशन। डोपामिन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है। और डोपामिन कहाँ से सिक्रीट होता है, या फिर आप कहेंगे ये डोपामिन का एक होम कहाँ पे है, कहाँ पे ब्रेन में ये डोपामिन क्या है सिक्रीट होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो उस लोकेशन को क्या बोलते हैं, उस लोकेशन को बोलते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सबस्टेंशिया नाइग्रा इस लोकेशन का है, जहाँ पे न्यूरॉन्स इस लोकेशन में जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इस लोकेशंस में सारे न्यूरॉन जो रहते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो सारे के सारे प्रोड्यूस करते हैं डोपामिन।
तो यहाँ पे बिकॉज यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा में कुछ डिजनरेटिव डिसऑर्डर्स हो गया है, कुछ यहाँ पे माल फॉर्मेशन हो गई है, जिसकी वजह से डोपामिन क्या है ये प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। डोपामिन का काम क्या था, डोपामिन का काम ये है, डोपामिन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है, मूवमेंट कराता है। तो वहाँ पे जब ये डोपामिन ही नहीं होता है बॉडी में, जो कि जनरली ओल्ड एज कंडीशन में देखा जाता है, ओल्ड एज पीपल के साथ देखा जाता है, तो उनको चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम आती है, उनका पोस्चर में बहुत प्रॉब्लम आती है, पोस्चर उनका स्टूपस पोस्चर हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाता है, मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं। अब यहाँ पे इसकी बात आ गई है तो एक चीज़ और दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको नेक्स्ट इमेज में दिखेगा, यहाँ पे कुछ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है, इस वजह से यहाँ पे ये डिस्कशन हो रहा है छोटा सा। तो यू कैन सी द पेशेंट विल हैव द पेशेंट इन द पार्किंसन डिजीज विल हैव द ट्रेम्बलिंग लिखा है यहाँ पे, इसको आप ट्रिमर्स भी बोल लीजिए। क्या है ये, ट्रिमर्स आप इसको बोल लीजिए। ट्रिमर्स मतलब वाइब्रेशन है, हाथ कपकपाएंगे पेशेंट के। मसल स्टिफनेस है, मतलब मसल स्टिफनेस है, मसल टोन जो है बहुत टाइट हो जाएगी, जिसकी वजह से पेशेंट लिख नहीं पाता है ठीक से, और वाइब्रेशंस की वजह से भी नहीं लिख पाता है। उसके बाद है बैलेंस प्रॉब्लम, पेशेंट को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आएगी, और सबसे पहले क्या है, पेशेंट का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा। इसके लिए एक टर्म होती है कि पेशेंट का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्रेडिकाइनेशिया, उसको बोलते हैं ब्रेडिकाइनेशिया बोलते हैं। ब्रेडी मतलब सो, काइनेशिया मतलब रिलेटेड टू द काइनेटिक, काइनेटिक मूवमेंट, और मूवमेंट से रिलेटेड है हमारा यहाँ पे, तो ब्रेडिकाइनेशिया मतलब स्लो मूवमेंट यहाँ पे सीधे सीधे हो गया है। डिस्काइनेशिया मतलब डिफिकल्टी इन मूवमेंट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत बेसिक यहाँ पे मैंने बताया, ये देखने को मिलेंगी। और ये पार्किंसन डिजीज भैया क्यों हुई, ये क्यों हुई पार्किंसन डिजीज, क्योंकि जो डोपामिन है, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर, ये डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका क्या हो गया, इसका डेफिशिएंसी हो गया पेशेंट के अंदर। तो सीधे सीधे आपको आई होप समझ में आ गया होगा ये क्या है, पार्किंसन डिजीज किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, थर्ड क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज्ड एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताइए ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज होता है। तो यहाँ पे स्ट्रेट सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है हमारा नॉरएड्रेनालिन, ऑप्शन बी इज द डोपामिन जो अभी अभी हमने स्टडी करा है, ऑप्शन सी है एसिटाइलकोलाइन, ऑप्शन डी इज द सेरोटोनिन। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है तो पहला तो है हमारा नॉरएड्रेनालिन। अब ये नॉरएड्रेनालिन जो है ये तो क्या है, ये फ्लाइट और फाइट वाले रिस्पॉन्स में सिक्रीट होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, फ्लाइट और फाइट की, या तो लड़ो या तो उड़ जाओ। उड़ जाओ का मतलब है यहाँ पे भाग जाओ। तो उस टाइम पे ये क्या है, नॉरएड्रेनालिन रिलीज होता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, स्वेटिंग आने लगती है, ग्लूकोज क्या है कन्वर्ट बनने लगता है बॉडी में, और ये सारी की सारी चीज़ें नॉरएड्रेनालिन करवाता है। डोपामिन भी हमने पढ़ा था, इसकी डेफिशिएंसी से क्या है, पार्किंसन डिजीज होती है। जब ये हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी जब हो जाएगी तो एक डिजीज कंडीशन बन जाएगी जिसको हम पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्किंसन डिजीज बोलते हैं। एसिटाइलकोलाइन, उसके बाद है सर्टोनिन। तो सर्टोनिन की बात हमने कही थी कि सर्टोनिन क्या है, ये एक तरीके से किस पे काम करता है, ये मूड पे काम करता है, मूड एलिवेशन, मूड कंट्रोल, मूड रेगुलेशन, इन सब का काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है सर्टोनिन की तो पेशेंट डिप्रेशन वगैरह में चला जाता है। तो यहाँ पे है एसिटाइलकोलाइन, और इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर है एसिटाइलकोलाइन। तो क्या हो गया, अब इससे रिलेशन हम बनाएं तो कि न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा कौन सा है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलीज होता है। अब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का क्या फंडा है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है तो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात यहाँ पे जो हो रही है, यहाँ पे ये जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बात हुई, ये क्या है आपका, ये न्यूरॉन का आपका पोस्ट सिनेप्टिक एंड है। और न्यूरॉन्स की जब क्लास चली थी, न्यूरॉन की क्लास में बहुत अच्छे से न्यूरॉन का डिटेल स्ट्रक्चर बताया गया था। वहाँ पे मैंने इसका ये पोस्ट सिनेप्टिक, या फिर इसको हम बल भी बोलते हैं, या फिर इसको टर्मिनल एंड भी बोलते हैं, एक्शन टर्मिनलिस भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम आपको अच्छे से बताए थे, डिटेल में एक्सप्लेन करा था। तो ये क्या है, ये तो पोस्ट साइनेप्टिक एंड है। ये क्या है, न्यूरॉन का ये पोस्ट साइनेप्टिक एंड है, न्यूरॉन का ही पोस्ट साइनेप्टिक एंड है। किसका, न्यूरॉन का पोस्ट साइनेप्टिक एंड है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, इसके अंदर भाई यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे क्या है, छोटे छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वेसिकल्स होते हैं, वैक्यूल्स बोल लो आप उन्हें। और इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। इनके अंदर ये केमिकल जो हम इतनी देर से न्यूरोट्रांसमीटर्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग डोपामिन, ये सारे के सारे, इन सारे
वैक्यूल्स के अंदर, इवन वेसिकल्स के अंदर ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ पे होते हैं जो कि ये रिलीज होते हैं। एंड देन उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे बोला जा रहा है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जंक्शन का आपको पता है दैट देयर इज जॉइंट, जहाँ पे जंक्शन बन रहा है न्यूरो और मस्कुलर। न्यूरो हमारे पास न्यूरॉन आ गया ये, और जंक्शन मस्कुलर की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास मसल है। ये क्या है, ये हमारे पास दूसरे एंड पे मसल का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसके ऊपर क्या होता है भाई, इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। इसके ऊपर क्या होते हैं, इस मसल्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर। यहाँ पे क्या है, ये रिसेप्टर हैं जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। अब एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये होता है कि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है ये यहाँ से रिलीज होते हैं। ये हल्का हल्का क्या है, ये वेसिकल्स यहाँ से खुलेगा, और ये वेसिकल्स जैसे ही खुलते हैं, ये वेसिकल्स खुलने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होंगे, और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो यहाँ से रिलीज हो रहे हैं ये जाके इन रिसेप्टर पे क्या है, इन रिसेप्टर पे यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इतना एक्सप्लेन करा जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे अभी एक डिजीज कंडीशन क्या है, यहाँ से ओरिजिन होगा एक डिजीज कंडीशन का। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, यहाँ पे रिसेप्टर पे आके क्या है, इन रिसेप्टर्स पे बाइंड होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर से इन रिसेप्टर पे बाइंड होता है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एसिटाकोलाइन की। ये सारी चीज़ों का ऐसे ही है, बट अभी हम यहाँ पे एसिटाइलकोलाइन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको, ये जो अभी न्यूरोट्रांसमीटर है ये एसिटाकोलाइन है। अभी ये क्या है, ये एसिटाकोलाइन है, और यहाँ पे जब ये एसिटाकोलाइन इन मसल के रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ये मसल क्या करेगी, ये मसल करेगी कॉन्ट्रैक्शन। इस मसल के अंदर क्या आएगा, ये मसल क्या करेगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, हाथ पैरों के मूवमेंट होते हैं, जिसकी ये पूरा जहाँ से ऐसे पूरा ये प्रोसेस चलता है। अब यहाँ पे तो ये बता दिया कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे कौन सा केमिकल होता है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है हमारा एसिटाइलकोलाइन। ये तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब एक्चुअल में जब ये जो एसिटाइलकोलिन है, ये जो एसिटाइलकोलिन है, इस एसिटाइलकोलिन की जब डेफिशिएंसी होती है, यानी कि डेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका ये कम है, अब एसिटाइलकोलाइन एक अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो होगा क्या यहाँ पे कि एसिटाइलकोलाइन तो कम हो गया, तो क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी। दूसरी कंडीशन क्या होती है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है कि क्या हो, यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ये जो रिसेप्टर्स हैं जो इस एसिटाइलकोलिन को क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, इनके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ये रिसेप्टर क्या है, डैमेज हो जाए। ये रिसेप्टर ही डैमेज हो गए हैं, लो ये रिसेप्टर डैमेज हो गए हैं, तो अब एसिटाइलकोलाइन तो पूरा है, लेकिन रिसेप्टर डैमेज है तो वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट फिर से नहीं करेगी। तो यहाँ पे अगर एसिटाइलकोलाइन की डेफिशिएंसी होती है, या ये न्यूरोट्रांसमीटर्स रिसीव करने वाले जो है रिसेप्टर हैं जो मसल्स पर अटैच होते हैं, ये खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, तो क्या होता है, पेशेंट के अंदर मसल मूवमेंट नहीं हो पाता। पेशेंट का जो मसल है वो बहुत वीक हो जाता है, और मूवमेंट वहाँ पे बिल्कुल नहीं हो पाता, और इस पूरे कॉन्सेप्ट से एक डिजीज कंडीशन क्या है, ओरिजिन होता है एक डिजीज कंडीशन का। और उस डिजीज कंडीशन को क्या बोला जाता है, उस डिजीज कंडीशन को बोला जाता है मियस्थेनिया, मियस्थेनिया ग्रेविस बोला जाता है। मिस्थेनिया ग्रेविस इस डिजीज कंडीशन को बोला जाता है। पार्किंसन डिजीज हो जो मैंने अभी बताई, चाहे मिस्थेनिया ग्रेविस हो, बहुत ही ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद चलते हैं अब आगे देखते हैं हम आगे हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, द चीफ एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ द CNS। क्या पूछा इसने पूछा है चीफ एक्साइटेटरी, मतलब चीफ का मतलब क्या है, यहाँ पे पूछना क्या चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई, ये पूछना ये चाह रहा है कि चीफ का मतलब ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछ रहा है ये कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सेंटर नर्वस सिस्टम में क्या है। अभी आपको ध्यान होगा तो यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ पे हमने पीछे क्या देखा था, यहाँ पे पूछा था मोस्ट इंपॉर्टेंट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहाँ पे गाबा था। और अब क्या पूछ रहा है ये, अब पूछ रहा है कि एक्साइटेटरी बताइए, आप क्या बताना है कि एक्साइटेटरी कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा ग्लूटामेट।
गाबा हमारा इनिबिटरी है, ग्लाइसिन नहीं है। सर्टोनिन स्टेबलाइज करता है मूड को, ग्लूटामेट हमारा क्या है, एक्साइटेटरी है, और हमारा गाबा क्या था, वो इनिबिटरी था। दोनों ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम न्यूरोट्रांसमीटर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच न्यूरोट्रांसमीटर इज एसोसिएटेड विद मूड, स्लीप एंड एपेटाइट? कौन सा इनमें से न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड के लिए क्या है, क्या करता है, इंपॉर्टेंट करता है, या उसके लिए इंपॉर्टेंट है, या उसको रेगुलेट करता है, या फिर अगर हम बात करें किसकी, स्लीप पैटर्न की, या फिर हम बात करें अगर एपेटाइट की, भूख की, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास डोपामिन, देन वी हैव द सर्टोनिन, सी ऑप्शन इज द गाबा, डी इज द ग्लाइसिन। तो बहुत बार इसके बारे में बात हो चुकी है, बार बार आया था ये ऑप्शन, और मैंने एक नाम जरूर लिया था कि ये तो मूड स्टेबलाइजर है, मूड मेंटेन करता है, मूड रेगुलेट करता है। इसकी कमी हो जाएगी तो एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, सीधे सीधे आंसर क्या है इसका, सर्टोनिन इसका सीधा सीधा आंसर है। तो सर्टोनिन की कमी से एक्चुअल में क्या होता है कि अगर इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं कि ये जो सर्टोनिन है, सर्टोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है, पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है, और क्या हो सकता है, पेशेंट को डिप्रेशन हो सकता है। क्या है, डिप्रेशन भी पेशेंट को हो सकता है अगर किसकी डेफिशिएंसी हो गई, सर्टोनिन की डेफिशिएंसी हो गई। अच्छा, जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे और फार्माकोलॉजी में एंटी डिप्रेसेंट ड्रग पढ़ेंगे, इस डिप्रेशन को कम करने के लिए एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग दिया जाता है, तो उसमें एक क्लासिफिकेशन आएगा आपका, उस क्लासिफिकेशन का नाम आप देखोगे SSRI ड्रग्स। इनको ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का क्या है, ये एक क्लासिफिकेशन है, और भी बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सिलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनिबिटर। अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता ये है कि प्री साइनेप्टिक एंड जो होता है न्यूरॉन का, वहां पे एक्चुअल में रीअपटेक जो है, किसका रीअपटेक, सर्टोनिन न्यूरोट्रांसमीटर का, वो क्या है, यहाँ पे ये ड्रग बंद कर देती है, ये ड्रग क्या है, बंद कर देती है। और पोस्ट साइनेप्टिक एंड जो होता है न्यूरॉन का, वहां पे इस वजह से उसका कंसंट्रेशन सर्टोनिन का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि सर्टोनिन बढ़ेगा तो क्या है, फिर मूड पेशेंट का स्टेबलाइज होगा, स्लीप पैटर्न ठीक होगा, एपेटाइट ठीक होगा, पर्टिकुलरली मूड स्टेबलाइज होगा, पेशेंट विल कम आउट ऑफ द डिप्रेशन, या फिर एंटी डिप्रेसेंट की तरह ये ड्रग हमारा काम करेगी, जिसका क्लासिफिकेशन क्या है, SSRI ड्रग्स, सेलेक्टिव सर्टोनिन रीअपटेक इनिबिटर। तो जब फार्माकोलॉजी की क्लास ली जाएगी आपकी, तो इसको भी बिल्कुल डिटेल में समझा दिया जाएगा। तो अभी ये चीज आपकी क्लियर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन इज द एंडोर्फिन्स मेनली एक्ट बाय। एंडोर्फिन्स क्या होते हैं और कैसे एक्ट करते हैं, कहाँ पे एक्ट करते हैं। इंक्रीजिंग पेन, क्या ये पेन इंक्रीज करते हैं, इस एंडोर्फिन्स की बात हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन बी इज द ब्लॉकिंग एसिटाइलकोलाइन, सी इज द रिड्यूसिंग पेन परसेप्शन, क्या पेन का परसेप्शन, पेन का सेंसेशन, ये क्या करते हैं, कम कर देते हैं। डी इज द इंक्रीजिंग मसल टोन, क्या जो मसल टोन होती है, मसल की टोनिसिटी होती है, उसको बढ़ा देते हैं यहाँ पे। तो ये चार ऑप्शन है। अच्छा, तो एंडोर्फिन्स हैं एक्चुअली में, दीज आर द, ये एंडोर्फिन्स क्या है, ये एक्चुअल में एंडोर्फिन जो है ये प्रोटीन है, ये क्या है, इनको न्यूरोपेप्टाइड बोला जाता है, इनको क्या बोला जाता है, इनको न्यूरोपेप्टाइड बोला जाता है। कहाँ है भाई एंडोर्फिन्स, तो ये एंडोर्फिन्स क्या है, ये एंडोर्फिन्स हैं, ये एक्चुअल में एंडोर्फिन्स आर द न्यूरोपेप्टाइड। ये क्या है, ये न्यूरोपेप्टाइड है, क्या है, ये न्यूरोपेप्टाइड है। पेप्टाइड यहाँ पे प्रोटीन है, ये कैसे है, ये प्रोटीन है, और न्यूरॉन मतलब नर्वस सिस्टम में इनका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सो इट इज रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम एंड द न्यूरॉन्स, द टर्म इज द न्यूरोपेप्टाइड। तो जो एंडोर्फिन्स हैं, ये एंडोर्फिन्स बेसिकली क्या करते हैं, ये पेन पे एक्ट करते हैं। अब पेन बढ़ाते हैं कि कम करते हैं कि क्या करते हैं, यहाँ पे है रिड्यूसिंग पेन परसेप्शन, क्या है, इंक्रीजिंग पेन नहीं है, पेन कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं सेंसेशन पेन का। यहाँ पे क्या है, रिड्यूसिंग पेन परसेप्शन इज अ एक्ट और इट इज अ फंक्शन ऑफ अ एंडोमॉर्फिन्स। यहाँ पे क्या है, एंडोर्फिन्स, ठीक। और ये है क्या, क्या है एक्चुअली में, दीज आर द सब्सटेंसेस हु आर प्रोटीनियस इन नेचर, जो प्रोटीन होते हैं नेचर में, और इनका काम क्या है, पेन के परसेप्शन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। इन्फ्लामेशन के टाइम पे ये सारे के सारे एंडोर्फिन्स वगैरह निकलते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटेंस पी इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन ऑफ, यहाँ पे सब्सटेंस पी के बारे में आपसे पूछा है। अब ये सब्सटेंस पी क्या है कि सर हमने तो पहले कभी नहीं सुना इसको, ये सब्सटेंस पी क्या आ गया है,
तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से। सब्सटेंस पी इज रिलेटेड टू ट्रांसमिशन और पूछा है, जैसे एंडोर्फिन्स के बारे में पूछा था कि वो क्या करते हैं, ऐसे यहाँ पे सब्सटेंस पी के बारे में पूछा है कि भाई ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये ट्रांसमिशन करता है क्या टच का, क्या पेन का करता है, सी इज विजन, या डी इज बैलेंस, या फिर बैलेंस में इसका क्या है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहले तो इसको समझ लो भाई ये सब्सटेंस पी क्या है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हैं इसको। तो ये सब्सटेंस पी का एक दूसरा नाम भी है, इसको बोला जाता है एसपी, एसपी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एसपी बोला जाता है, सब्सटेंस पी, सब्सटेंस पी बोला जाता है इसको। और एक्चुअल में ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा प्रोटीन है, ये भी क्या है, न्यूरोपेप्टाइड है। और न्यूरोपेप्टाइड और स्पेसिफिकली आप कहोगे इसको तो ये क्या है, ये लेविन अमीनो एसिड स्ट्रक्चर होता है, लेविन अमीनो एसिड ये स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन तो है ये, बट किस क्लासिफिकेशन का प्रोटीन है ये हमारी बॉडी में, एक्चुअली इट इज अ ओपोइड काइंड ऑफ प्रोटीन। ये क्या है, ओपोइड है, क्या है, ओपोइड पेप्टाइड बोल लीजिए अब इसको। यहाँ पे मैंने अभी अभी बताया था पेप्टाइड, न्यूरोपेप्टाइड क्या है, हमारे प्रोटीन है। तो दैट सब्सटेंस भी इज ऑल्सो नोन एज द एसपी, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन। लेविन अमीनो एसिड इसका स्ट्रक्चर है। ओपोइड क्या है, ये ओपोइड क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है, ओपोइड क्या है, इसका क्लासिफिकेशन है, ओपोइड काइंड ऑफ है ये हमारा क्या, पेप्टाइड। उसके बाद क्या करता है ये, अब ये ओपोइड है तो अगर आप ओपोइड से इसका क्या है अंदाजा लगाएं तो ये क्या करेगा, टच का ट्रांसमिशन करेगा, पेन का करेगा, विजन का करेगा, या बैलेंस का करेगा। एक्चुअल में क्या है आंसर, ये टेस्ट वर्क ऑन, ये किस पे वर्क करता है, ये वर्क करता है पेन पे वर्क करता है। ये क्या करता है, पेन पे वर्क करता है। तो हमारे दोनों ही हैं यहाँ पे, एक तो क्या है एंडोर्फिन्स हैं, ये क्या है रिड्यूसिंग पेन, और यहाँ पे ये जो सब्सटेंस पी है ये भी क्या करता है, ये भी पेन पे क्या करता है, वर्क करता है। तो ये जो सब्सटेंस पी है ये एक्चुअल में क्या करता है, इसका काम है कि ये पेन को, क्रॉनिक पेन को क्या है, एनहेंस करता है। एक्चुअल में और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो ये सब्सटेंस पी क्या करता है, प्रो इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं, जैसे कि ये हमारा ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर्स वगैरह जो होते हैं, टीएनएफ वगैरह, इनको एनहेंस करता है, जिससे ये पेन के परसेप्शन में एनहेंसमेंट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे एंडोर्फिन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिड्यूसिंग पेन परसेप्शन, और यहाँ पे आप सब्सटेंस पी, एसपी को बोल सकते हैं, लेविन अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है इसको क्या बोल सकते हैं आप, कि ये पेन पे वर्क करता है और क्या है, एनहेंसमेंट करता है क्रॉनिक पेन में यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइसिन एक्ट्स मेनली एट द लेवल ऑफ, क्या पूछा है, ग्लाइसिन के बारे में पूछा है। क्या पूछ लिया यहाँ पे ग्लाइसिन के बारे में, ये पूछ लिया कि ये जो ग्लाइसिन है, ये जो ग्लाइसिन है ये क्या करता है और कहाँ पे एक्ट करता है। ये जो ग्लाइसिन हमारा यहाँ पे है, ग्लाइसिन क्या, ए सेरिब्रम पे करता है, बी ब्रेन स्टेम, सी स्पाइनल कॉर्ड एंड डी इज सेरिबेलम। तो यहाँ पे क्या है, ये जो ग्लाइसिन है यहाँ पे याद रखना आप लोग, ये किस पे एक्ट करता है, ये मेनली प्राइमरली किस पे एक्ट करेगा, और सबसे पहले ये स्पाइनल कॉर्ड पे क्या करता है, ये एक्ट करता है। और ये चीज, ये फाइंडिंग कि ग्लाइसिन का जो इफेक्ट है, ये जो ग्लाइसिन का जो फंक्शनिंग है ये स्पाइनल कॉर्ड पे है, ये 1965 में डिस्कवर की गई थी। ये कब डिस्कवर की गई थी, 1965 में डिस्कवर की गई थी कि क्या है, वर्टिब्रेट्स के अंदर, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनके अंदर ग्लाइसिन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के पे एक्ट करता है, और जितनी भी इसके पाथवेज वगैरह हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में यहाँ पे कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट ग्लाइसिन एक्ट्स मेनली एट द लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एसिटाइल कोलाइन इज सीन इन। अभी मैंने आपको बताया था कि एसिटाइल कोलाइन की डेफिशिएंसी से क्या होगा, एक डिजीज कंडीशन बताई थी, मिस्थीनिया ग्रेविस। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे तो वो डिजीज कंडीशन दिखी नहीं रही है। ऑप्शन ए है यहाँ पे पार्किंसन डिजीज, बी है अल्जाइमर डिजीज, सी इज सिजोफ्रेनिया एंड डी इज द एपिलेप्सी। तो यहाँ पे पार्किंसन की अगर बात करें तो पार्किंसन तो अभी हमने पढ़ा है, ये तो भाई किसकी वजह से होती है, ये हमारी होती है पार्किंसन डिजीज होती है जब डोपामिन कम हो जाता है। क्या है, डोपामिन जब क्या है कम हो जाएगा तब ये पार्किंसन डिजीज होती है। अल्जाइमर डिजीज कब होती है, अच्छा सिजोफ्रेनिया क्या है, ये इडियोपैथिक है नेचर में, ये क्या है, ये इडियोपैथिक है नेचर में। अब ये इडियोपैथिक क्या है, इडियोपैथिक मतलब है अननोन कॉज, इसका कोई एग्जैक्ट और डेफिनेट कॉज यहाँ पे हमारे पास नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस का, डिजीज कंडीशन का जिनका कोई अननोन कॉज होता है, जिनका कोई डेफिनेट कॉज होता ही नहीं है, उनको इडियोपैथिक बोलते हैं। ये टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज करी जाती है।
एपिलेप्सी की बात करें तो एपिलेप्सी क्या है, इनको आप बोल सकते हैं कि मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ सीजर यहाँ पे बोल सकते हैं। न्यूरॉन के अंदर एबनॉर्मल एक्साइटेबिलिटी बहुत हो जाती है, न्यूरॉन्स फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। फायरिंग से बिल्कुल वही मतलब है फायरिंग का कि बिल्कुल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो बहुत एक्साइटिंग स्टेज में, एक्साइटोटरी स्टेज में क्या है फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, एंड देन पेशेंट क्या है एपिलेप्सी में चला जाएगा। एपिलेप्सी वाले पेशेंट को एक आप हिंदी में अगर मैं बोलूँ फिट बोल लीजिए, दौरे जैसी कंडीशन में बोल लीजिए कि पेशेंट के हाथ पैर कांपने लगते हैं, पेशेंट के मुंह से झाग आएगा और पेशेंट अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है, ये वाली कंडीशन है। अब एसिटाइल कोलिन की वजह से क्या एपिलेप्सी होती है या फिर अल्जाइमर डिजीज होती है, क्योंकि ये सिजोफ्रेनिया और ये पार्किंसन डिजीज तो क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, अल्जाइमर डिजीज यहाँ पे आंसर होगा। और दूसरा हमने अभी अभी डिस्कस करा था दैट एसिटाइल कोलिन के डेफिशिएंसी की वजह से वी आल्सो गोइंग टू हैव वन डिजीज दैट इज द मिस्थीनिया ग्रेविस, जिसको एमजी बोला जाता है। तो अल्जाइमर डिजीज भी एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। नाउ कमिंग टू द 10th क्वेश्चन, नॉर एड्रेनलिन इज मेनली इन्वॉल्व्ड इन, नॉन एड्रेनलिन किसमें इन्वॉल्व होता है, ये भी अभी अभी डिस्कस करा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। स्लीप इंडक्शन में होता है, नहीं वो तो सर्टोनिन था, स्लीप में, मूड में, एपेटाइट में सर्टोनिन है। मेमोरी लॉस में है तो यहाँ पे नहीं है। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स मैंने लिखा भी था, तो यहाँ पे क्या है, सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, दैट नॉर एड्रेनलिन और वी कैन से नॉर एपिनेफ्रिन, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने के लिए, स्टिमुलेट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियन नर्व्स, क्रेनियन नर्व कितनी होती हैं, कितनी पेयर होते हैं, तो यहाँ पे पेयर में आपको क्या है आंसर देना है। ए है 10 पेयर, बी 11 पेयर, सी 12 पेयर, डी 13 पेयर। तो हमने ये लास्ट वीडियोस में ही डिस्कस करा है टॉपिक, सारे नाम बताए थे, कौन सी सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी बोथ होती है, मतलब दोनों ही टाइप की है, मिक्स है, सेंसरी भी है और मोटर भी है, कैसे नाम याद करने हैं, निमोनिक्स भी बताए थे आपको। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रेनियन नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्रेनियन नर्व्स होते हैं। क्रेनियन नर्व रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, स्मेल के लिए कौन सी क्रेनियन नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो स्मेल क्या है हमारा, सिंपल इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, इसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑल्फैक्शन। ऑल्फैक्शन इज द सेंस ऑफ स्मेल, जो हम एक टर्मोलॉजी यूज करते हैं इन आवर मेडिकल फील्ड। तो यहाँ पे लिखा है ऑप्टिक, ऑप्टिक इज रिलेटेड टू द विजुअलाइजेशन, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन इट इज रिलेटेड टू द स्मेल, ट्राइजेमिनल एंड फेशियल। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑल्फैक्टरी हो जाएगा। सारी ही नर्व्स की जितनी भी नर्व्स हैं, बहुत अच्छे से मुझे ध्यान है, टेबल बना के हर एक स्पेसिफिक फंक्शन क्या डिस्कस करा गया था, सारी इमेज दिखाई थी आपको, सारे डायग्राम इलस्ट्रेशंस दिखाए थे और सारे इनकी आपको ब्रांचिंग भी दिखाई थी, कि आपको ये भी बताया था कि कौन सी लार्जेस्ट होती है, कौन सी लॉन्गेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मैंने वहाँ पे बताई थी। उसके बाद है लेटरल रेक्टस मसल ऑफ आई इज सप्लाइड बाय, क्या लिखा है यहाँ पे पूछ लिया है, क्रेनियल नर्व से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये, कि लेटरल रेक्टस मसल जो होती है किसकी, आई की, लेटरल रेक्टस मसल जो होती है आई की। तो मैंने आपको आई की मसल्स भी पढ़ाई थी, वहाँ पे मैंने बताया था कि लेटरल रेक्टस होती है, इन्फीरियर रेक्टस है, ऑब्लिक रेक्टस है, सुपीरियर रेक्टस है, ये सारी चीज़ें बताई थी आपको मैंने। एंड इसमें पूछा है कि जो लेटरल रेक्टस मसल है आई की, इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है, या ये जो मसल है लेटरल रेक्टस को कौन सा नर्व कंट्रोल करता है। चारों के चारों यहाँ पे क्रेनियल नर्व हैं, पहला है ऑक्लोमोटर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व, अब्डुसेंस नर्व एंड द लास्ट वन इज द ऑप्टिक नर्व। अच्छा, यहाँ पे लेटरल रेक्टस आई से रिलेटेड है तो क्या है, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्टिक नर्व लगा के आ जाएंगे बच्चे, तो ऑप्टिक नर्व अगर लगा के आ जाएंगे बच्चे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व यहाँ पे नहीं है। ऑप्टिक नर्व इज अ नर्व फॉर द सेंसेशन ओनली विच प्रोवाइड्स द सेंस ऑफ द विजन, जो विजन के लिए यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्रोक्लियर नर्व यहाँ पे नहीं है। ऑक्लोमोटर नर्व हमारा यहाँ पे आप कुछ बच्चे लगा सकते हो, क्योंकि मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने, कि ऑक्लो इज रिलेटेड टू द आई, मोटर इज रिलेटेड टू द मूवमेंट। सो आई मूवमेंट में यहाँ पे मसल की बात हो रही है तो ऑक्लोमोटर है, बट ऑक्लोमोटर में लेटरल रेक्टस मसल यहाँ पे नहीं थी जब मैंने वो टेबल पढ़ाया था। आंसर यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्डुसेंस नर्व, एब्डुसेंस नर्व। अब आपको अगर ये पता होता, आपको क्या पता होता, आपको खाली अगर ये पता होता कि ये जो मसल है लेटरस, ये जो लेटरल रेक्टस जो मसल है, ये मसल एक्चुअल में इसका काम क्या है, इस मसल का, तो इस मसल का एक्चुअल में जो काम है वो है अबडक्शन करवाना आई का, क्या करवाना, अबडक्शन ऑफ आई, अबडक्शन ऑफ आई, यानी कि अबडक्शन ऑफ आई का मतलब क्या है कि सेंट्रल लाइन से दूर लेके जाना।
तो यहाँ पे अबडक्शन है, अबडक्शन लिखा हुआ है, अबडक्शन से ही क्या बन गया, यहाँ पे एब्ड्यूसेंस नर्व बन गया है। तो इसका काम क्या होता है, एबडक्शन कराना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली दिस नर्व कॉल्ड एज द एब्ड्यूसेंस नर्व। तो अगर आपको इसका फंक्शन पता होगा तब भी आप लगा लोगे। तो यहाँ पे लॉजिक और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमिंग, कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग, वाई क्यों है, क्या रीजन है, रेशनलाइजेशन क्या है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अपनी जगह होता है, बट व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज, व्हेन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द एमसीक्यूज, तब वहाँ पे ये लॉजिकल रीजनिंग्स और इन कॉन्सेप्चुअल जो फील्ड्स हैं इनके बहुत ज़्यादा क्या है मायने बढ़ जाते हैं। तो आपको नॉलेज बेस यहाँ पे बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा आपको, जो कि कैसा आएगा, थ्योरेटिकल सेक्शन बार बार प्रैक्टिस करने से आएगा। देन वी हैव द 14th क्वेश्चन, डैमेज टू फेशियल नर्व कॉज। फेशियल नर्व का डैमेज से क्या हो सकता है, ए ट्रिस्मस, बी है बेल्स प्लासी, सी हेपेटोसिस, या डी है हमारा डिप्लोपिया। तो यहाँ पे अगर फेशियल नर्व जो हमारी क्या है, फेशियल नर्व है, मैंने ये फेशियल नर्व भी आपको पढ़ाई थी, फेशियल नर्व का भी बारे में बताया था कि फेशियल नर्व क्या करती है, सेंसेशन प्रोवाइड करती है, पूरे फेस का सेंसेशन प्रोवाइड करती है, और हमारी टंग जो होती है उसका, टंग का जो सेंसेशन है हमारी टेस्ट का, वो भी प्रोवाइड करती है। तो इस फेशियल नर्व की अगर डैमेज हो गया, इस फेशियल नर्व का डैमेज हो गया अगर, तो क्या है यहाँ पे मोटर भी है, ये हमारी फेशियल नर्व सेंसरी भी होती है और मोटर भी होती है। तो ये तो सेंसरी का बताया मैंने। अच्छा, मोटर में क्या करती है फेशियल नर्व, जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह आते हैं, जितने भी टेम्पोरालिस मसल होती है, ये सारे के सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके ये फेसेस के जितने एक्सप्रेशन आते हैं वो सारे के सारे फेशियल नर्व से होते हैं। अब ये फेशियल नर्व अगर डैमेज हो जाती है तो क्या है, पेशेंट का फेस जो है वो लटक सा जाता है, पेशेंट का मसल जो है वो लटक जाती है, एक साइड का जो फेस है वो पेशेंट का ड्रूप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर है बेल्स पाल्सी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेल्स पाल्सी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो आप टर्म देखोगे, ये जो टर्म लिखा है, ये जो टर्म लिखा है पिटोसिस, ये जो पिटोसिस लिखा है ये बेल्स पाल्सी के अंदर होता है। जो डिप्लोपिया लिखा है ये भी बेल्स पाल्सी के अंदर होता है। तो पिटोसिस का क्या मतलब है, पिटोसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड इसका मतलब होता है, आईलिड की ड्रूपिंग, मतलब आईलिड जो है वो गिर जाएगी, आईलिड जो है ड्रूप हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी, पेशेंट की आंख बंद हो जाती है। डिप्लोपिया का क्या मतलब है, डिप्लोपिया का मतलब है डबल विजन, यहाँ पे इसका क्या मतलब होता है, डबल विजन इसका मतलब होता है, डबल विजन इसका यहाँ पे मतलब होता है। कॉम्प्लिकेटेड स्टेज में देखा जा सकता है और ज़्यादातर रेयर है ये बेल्स पाल्सी में, ये डिप्लोपिया बहुत रेयर कंडीशन देखने को मिलती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है हमारा बेल्स पाल्सी, जो कि क्या है, डैमेज है किसका, फेशियल नर्व का। आगे चलते हैं, टेस्ट सेंसेशन की बात आ गई है। टेस्ट सेंसेशन फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग इज कैरिड बाय, पोस्टीरियर 1/3 यानी कि जो टंग है, पर्टिकुलरली यहाँ पे बोला क्या है, इसने बहुत स्पेसिफिक कंडीशन एक दे दी है। इसने कहा है कि सीधे सीधे नहीं पूछूंगा मैं, क्वेश्चन को घुमा के क्वेश्चन पूछूंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये टंग है, अब पर्टिकुलरली इसी को आपको अज्यूम करना पड़ेगा टंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका अगर ये वाला पार्ट में देखूँ तो ये वाला इसका एंटीरियर 2/3 पार्ट है टंग का, इस टंग का, एक ह्यूमन टंग का एंटीरियर 2/3 पार्ट है। यहाँ पे पोस्टीरियर 1/3 के बारे में पूछा है, तो ये पोस्टीरियर हो गया हमारा, ये क्या हो गया, पीछे वाला 1/3 हो गया, ये हमारा 2/3 है, और इतना हमारा पार्ट बचता है 1/3 में अप्रोक्सीमेटली, एंड दिट इज पोस्टीरियर बिहाइंड। तो यहाँ पे पूछा है ये टेस्ट का सेंसेशन जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट में है, यानी कि इस वाले पार्ट में जो है, इस वाले पोस्टीरियर, इस वाले पार्ट में जो है ऑफ टंग इज कैरिड बाय, वो कौन सी नर्व करवाती है, यानी कि इस वाले पार्ट में टेस्ट का सेंसेशन किस नर्व से होता है। वी हैव द ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज द फेशियल नर्व, ऑप्शन बी ग्लोसोफेरिंजियल नर्व, सी इज वेगस नर्व, एंड द डी इज द हाइपोग्लोसल नर्व। तो यहाँ पे क्या है आंसर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ये स्पेसिफिक क्वेश्चन था, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लेता कि ये बताइए कि आप ये जो 2/3 है, ये तो भाई 1/3 वाला तो क्या हो गया, ये 1/3 वाला तो हो गया आपका ग्लोसोफेरिंजियल, 2/3 वाला क्या होगा, तो 2/3 वाला अगर होता तो 2/3 वाला आप लगाते फेशियल नर्व पे, मैंने अभी भी बताया था। फेशियल नर्व 2/3 जो आगे की टंग होती है, 2/3 जो हिस्सा होता है उसका सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है फेशियल नर्व, एंड देन पोस्टीरियर 1/3 इज गवर्न्ड बाय द ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई टू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल ऑर्गन। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई
एब्डोमिनल ऑर्गन पे और कहाँ पे, थोरेसिक ऑर्गन्स पे। यहाँ पे इज मेनली थ्रू, कौन सी नर्व के थ्रू होता है, वेगस नर्व है, एक्सेसरी नर्व है, फेशियल नर्व है या ट्राइजेमिनल नर्व है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये देखो बहुत स्पेसिफिक है ये। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको 2 लाइनर जो दिख रहे हैं, ये अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, आपके पास बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज नहीं होगा तो आपको टिपिकल लग सकता है, बट मैं बता रहा हूँ ये सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं बन सकता क्रेनियल नर्व से। और जो मैंने प्रीवियसली दिखाए थे 2/3 और 1/3 टंग के, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं या फिर थोड़े से स्पेसिफिक हो जाते हैं वो चीज़। अब इन्हीं बेसिस में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बेसिक है, सिंपल सिंपल पूछा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो होती है थोरेसिक और एब्डोमिनल ऑर्गन्स की, वो कौन सी नर्व से होती है। तो वो सीधे सीधे क्या है, वो हमारी वेगस नर्व करती है। वेगस नर्व करती है। एक्सेसरी नर्व क्या करता है, ये हमारे मसल को कंट्रोल करता है। ये कौन से मसल को कंट्रोल करता है, एक्सेसरी, ये हमारे जो नेक की मसल होती है, स्टर्नोक्लोइड मैस्टोइड मसल बोलते हैं, और ट्रेपेजियस मसल जो होती है, जो यहाँ पे होती है पीछे बैक मसल के, हमारे बैक पे शोल्डर जॉइंट से कनेक्टेड। तो ये क्या करवाता है, नेक का मूवमेंट और शोल्डर श्रगिंग वगैरह करवाता है एक्सेसरी। फेशियल नर्व के बारे में मैंने आपको भी बताया है। ट्राइजर्मिनल जो नर्व है ये फेस का बहुत, मतलब यू कैन से द 90 to 95% ऑफ द फेशियल एरिया जो है ट्राइजर्मिनल नर्व कवर करती है, और फेस के पूरे सेंसेशन के लिए ज़्यादातर ये ट्राइजर्मिनल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। लार्जेस्ट नर्व है ये, क्या है, लार्जेस्ट नर्व है हमारा ये फेशियल, क्या है ये जो ट्राइजर्मिनल है ये कैसी है, ये लार्जेस्ट नर्व है, ये लार्जेस्ट नर्व है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, V1, V2 और V3 मैंने नाम बताए थे आपको। V1 बताया था ऑप्थेल्मिक नर्व होता है, उसके बाद V2 मैक्सिलरी नर्व होता है, ये 2 है, ये क्या है, मैक्सिलरी नर्व है, और उसके बाद V3 था मैंडिबल। तो ये पूरा ही ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और ये नीचे वाला जॉ मैंडिबल एरिया कवर करती है। अच्छे समझाया था। ट्राइजर्मिनल नर्व इट इज़ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व्स। उसके बाद आगे चलते हैं, क्रेनियल नर्व सप्लाइंग स्टीनोक्लोनॉइड मसल। स्टर्नोक्लोनॉइड मसल जो अभी अभी बात हो रही थी जिसके बारे में, कि ऐसी कौन सी नर्व है जो स्टर्नोक्लोनॉइड मसल्स को क्या है, ऑपरेट करती है, रेगुलेट करती है, ये हमारे स्टीनोक्लोनॉइड मसल होती है। अगर आप ऐसे करके क्या करेंगे, टर्न करेंगे, तो ये जो मसल आपकी निकल के आती है दैट इज द स्टीनोक्लोनॉइड मसल। और ट्रेपेजियस मसल को भी एक्चुअल में ये करता है। यहाँ पे अभी अभी बात हुई थी, और ये किसकी बात हुई थी, ये एक्सेसरी की बात हुई थी। किसकी बात हुई, एक्सेसरी की बात हुई थी, कि एक्सेसरी जो क्रेनियल नर्व होती है वो स्टर्नोक्लोइड मसल को रेगुलेट करती है। और एक और होता है जिसको और क्या करता है, रेगुलेट करता है, उसको बोलते हैं ट्रेपेजियस, ट्रेपेजियस मसल बोला जाता है उसको। और ट्रेपेजियस मसल जो है शोल्डर श्रगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। शोल्डर श्रगिंग का क्या मतलब है, ये शोल्डर्स हैं तो शोल्डर का अप मूवमेंट और डाउन मूवमेंट, श्रग मूवमेंट खास तौर पे, ये जो ऊपर श्रगिंग हो रही है, ठीक। और हमारा स्टर्नोक्लोइड मैस्टोइड ये किसके लिए है, ये हमारा हेड रोटेशन, नेक रोटेशन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये दोनों ही एक्सेसरी क्रेनियल नर्व क्या है, असिस्ट करती है। तो ये ट्रेपेजियस मसल भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रेनियल नर्व इज प्योरली सेंसरी। इसमें से कौन सी ऐसी नर्व है जो प्योरली सेंसरी है, सिर्फ सेंसरी है, ना मोटर है ना मिक्स है, सिर्फ सेंसरी है। फेशियल, ट्राइजर्मिनल, ऑप्टिक और एक्सेसरी। अभी इसी क्लास में बात करते करते ये चीज भी आई थी। अभी कुछ टाइम पहले इसी क्लास में मैंने आपको बताया था, जब किसका जिक्र आया था, जब जिक्र आया था ऑप्टिक नर्व का। ऑप्टिक नर्व खाली किसके लिए होती है, सेंसेशन, इट प्रोवाइड्स द सेंसेशन फॉर द विजन ओनली। ये सिर्फ विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करती है, तो सेंसरी टाइप की है, ये सिर्फ और सिर्फ सेंसरी टाइप की है। नाउ टंग मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय, जो टंग के मूवमेंट हैं, अभी तक हमने बात क्या करी थी, जब भी टंग की बात आई तो हमने 1/3 देखा, 2/3 देखा, और उसका सेंसेशन देखा था, यानी कि टेस्ट की बात आई थी, सेंसेशन की बात आई थी, सेंसरी एस्पेक्ट की बात आई थी। यहाँ पे टंग की मूवमेंट की बात आ गई है, मोटर की बात आ गई है। यहाँ पे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, बी इज वेगस नर्व, सी इज हाइपोग्लोसर नर्व एंड द डी इज फेशियल नर्व। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फेशियल, अगर आप एलिमिनेशन यहाँ पे करो तो फेशियल नर्व तो यहाँ पे है नहीं। फेशियल नर्व क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2/3 टंग के टेस्ट के लिए होती है।
उसके बाद हाइपोग्लॉसल, तो यहाँ पे ग्लॉसल लगा हुआ है, यानी कि ग्लॉसल, ये जो ग्लॉस वर्ड है इट इज रिलेटेड टू द टंग, ग्लॉसाइटिस बोलते हैं जिसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टंग, तो यहाँ पे ये हो सकता है। अच्छा, वेगस नर्व नहीं होता है, वेगस नर्व यहाँ पे नहीं होगा। और वेगस नर्व के बारे में एक चीज बता देते हैं, ये क्या है, ये हमारी लॉन्गेस्ट है, ये हमारी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। कैसी है ये, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है, ये लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है। और ग्लॉसोफेरेंजियल, तो ग्लॉस तो यहाँ पे भी आ गया, तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में से टंग के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या होता है, हाइपोग्लॉसल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व यहाँ पे होता है। ग्लॉसोफेरेंजियल किसके लिए था, ग्लॉसोफेरेंजियल भी अभी डिस्कस हुआ है, ये किसके लिए था, ये हमारे 1/3 के लिए था। ये किसके लिए था, ये 1/3 जो पार्ट था टंग का उसके जो है टेस्ट सेंसेशन के लिए था। ये किसके लिए था, टेस्ट का जो सेंसेशन होता है उसके लिए था, ये टेस्ट के सेंसेशन के लिए था, वो भी 1/3। 2/3 कौन करता है, फेशियल नर्व करती है। यहाँ पे हाइपोग्लॉसल क्या है, यहाँ पे मोटर, यानी कि टंग का मूवमेंट, ये जो मोटर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टिबुलोकोक्लर नर्व इज कंसर्न्ड विद, ये जो वेस्टिबुलोकोक्लर नर्व है, वेस्टिब्यूल कोकलर, नाम ही आ गया है वेस्टिबुल कोकलर, कोकलर इज द कोकला, टर्म से ही अगर आपको टर्मोलॉजी ही क्लियर होंगी तो उससे भी पता लग सकता है। यहाँ पे टेस्ट नहीं है, इट इज रिलेटेड टू द टंग। विजन यहाँ पे ऑप्टिक का काम है, हेयरिंग एंड बैलेंस कैन बी, फेशियल एक्सप्रेशन यहाँ पे इसका काम नहीं है, दैट इज द वर्क ऑफ अ ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हेयरिंग एंड बैलेंस, हेयरिंग के लिए और बैलेंस के लिए वेस्टिबुलोकोक्लर नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद आगे चलते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व। अब क्रेनियल नर्व की कहानी खत्म, यहाँ पे स्टार्ट होती है स्पाइनल नर्व की कहानी। स्पाइनल नर्व पूछ लिया है कितने पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व के, क्रेनियल कितने थे, 12 थे, 12 क्रेनियल नर्व्स थे। और यहाँ पे स्पाइनल के कितने होते हैं, 31 पेयर्स होते हैं, जिसको हमने सेक्शन में क्या करा था, डिवाइड करा था, जो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे भाई सर्वाइकल होता है, क्या होता है, सर्वाइकल होता है। उसके बाद हम क्या है, थोरेसिक सेगमेंट बोलते हैं, थोरेसिक सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद और बताया था, और ये सारी की सारी मैंने बताई थी कि ये सारी की सारी क्या है, हमारी जो वर्टिब्रा होती हैं उनके वर्टिब्रल कॉलम के बेसिस पे, उनके बोन्स के बेसिस पे टर्मिनोलॉजी यहाँ पे ये स्टार्ट हुई है। सर्वाइकल है, थोरेसिक है, एंड देन वी हैव द लंबर, और उसके बाद हमारा था सैक्रल, और उसके बाद हमारा था लास्ट में कॉकिक्स था, क्या था, कॉकिक्स था यहाँ पे। और इनकी नंबरिंग अगर हम करें तो इनकी आप नंबरिंग करोगे अगर, तो इनकी नंबरिंग कैसे होगी, यहाँ पे हमारा सर्वाइकल में कितनी होती हैं, 8 स्पाइनल नर्व होती हैं, स्पाइनल नर्व की बात कर रहे हैं। उसके बाद थोरेसिक में देखेंगे तो 12 हो जाएंगी, लंबर में हमारी 5 होती हैं, सैक्रल में भी 5 होती हैं, और उसके बाद लास्ट में कॉकिक्स पे हमारी एक सिंगल नर्व होती है। तो टोटल कितना हो गया भैया इसका, टोटल हो गया इसका हमारा 31, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, 31 यहाँ पे हमारी स्पाइनल नर्व हो गई हैं, 31 हमारी स्पाइनल नर्व हो गई हैं, 20, 25, 30 और लास्ट में कॉकिक्स वाली 31 स्पाइनल नर्व हो गई हैं। तो ये मत भूलना, इसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी आगे चलते हैं, नंबर ऑफ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व, खाली सर्वाइकल का पूछा है, अभी अभी बताया था 7, 8, 5, 12। तो आंसर क्या है, सीधे सीधे आंसर है हमारा 8। 5 हमारी सैक्रल में भी होती है, लंबर में भी होती है, और डी हमारा 12 है, तो ये थोरेसिक का बन सकता था, बट अभी सर्वाइकल का पूछा है, सर्विकल का पूछा है, देन वी हैव द आंसर नंबर बी, जो कि है 8 स्पाइनल नर्व सर्वाइकल में होती हैं। नेक्स्ट इज, इन अडल्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट वर्टिब्रा लेवल। पूछा क्या है, अडल्ट में पूछा है, बच्चों में नहीं पूछा, अडल्ट में पूछा है। अडल्ट में ये पूछा है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये किस लेवल पे खत्म होती है, किस वर्टिब्रा कॉलम के, किस वर्टिब्रा के लेवल पे यहाँ पे ये खत्म होती है। तो टी से थोरेसिक है, एल से लंबर यहाँ पे बोला जा रहा है, T12, L1 से L2, L3 से L4 और L5, ये आपने टर्म सुने होंगे व्हेन यू हैव द डायग्नोसिस ऑफ द बैक पेन। अगर कभी बैक पेन का आपको इशू आया है तो, या किसी और को आया है तो आपने सुना होगा कि L3, L5, L4, L5 में बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ उसकी वजह से बैक पेन है। तो यहाँ पे ये लंबर रीजन की ही बात हो रही है, उसको भी डिजीज कंडीशन का जब यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर वीडियो और स्टडी करेंगे उसको भी मैं आपको समझा दूंगा। नाउ फोकसिंग ऑन द कि स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है इसकी सीधे सीधे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि लेंथ बता दीजिए, कि यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे हमारे पास ब्रेन है, ये तो ब्रेन हो गया, एंड वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पे ये स्पाइनल कॉर्ड है,
जहाँ पे हमारा ये जो है इतना जो पोर्शन रहता है ये हमारा ब्रेन स्टेम होता है, ये सेरिब्रम हो गया, ये सेरिबेलम हो गया और ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया। तो ये पूछ रहा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड जो है, ये स्पाइनल कॉर्ड के को साइड में जो मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड किसके अंदर होती है, स्पाइनल कॉर्ड हमने स्टडी करा था वीडियो में, लास्ट वीडियो में, दैट दिस स्पाइनल कॉर्ड रन्स इनटू द वर्टिब्रा, जो हमारी बोन्स होती हैं, वर्टिब्रा कॉलम होती है, पीछे स्पाइन जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम स्पाइनल कॉर्ड पड़ा है। स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, आप उसको वैसे समझ लीजिए, उसके अंदर ही होती है। और इन सारे जो कॉलम्स के नाम होते हैं इसके हिसाब से, जैसे ये सर्वाइकल रीजन है तो ये सर्वाइकल को यहाँ पे रीजन हो गया, देन वी हैव द थोरैसिक, और उसके हिसाब से लंबार, सैक्रल एंड कॉक्सिशियल। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि किस लेवल पे ये खत्म होगा, तो आंसर यहाँ पे सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये खत्म होता है हमारा L1 एंड L2 के लेवल पे। इन एडल्ट्स में ये स्पाइनल कॉर्ड यानी कि लंबर 1 एंड लंबार 2 पे ये आके खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज द टेपर्ड लोअर एंड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज, जो स्पाइनल कॉर्ड का टेपर्ड का यहाँ पे मतलब है थोड़ा सा ब्रॉड, थोड़ा सा थिक, सरकमफ्रेंस में थोड़ा सा ज़्यादा क्या है एक स्ट्रक्चर होता है। क्या फिर मतलब है इसका मतलब आपको समझा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड आई और ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, यहाँ पे आके ये ख़त्म हो गई है, यहाँ पे आके ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि टेपर्ड लोअर एंड जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे एक बंच होता है, किसका, नर्व्स का बंच होता है, जिसकी वजह से ये सेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्रॉड दिखता है, मोटा दिखता है, डायमीटर में थिक दिखता है। इस पर्टिकुलर इसका नाम क्या है ये पूछ रहा है। कॉर्डा एक्यूना, कोनस मेडुलरिस, फीलियम टर्मिनल एंड सेंट्रल कैनाल। यहाँ पे इन चारों में से ये पूछ रहा है कि भाई इस जो थिक यहाँ पे जो सेक्शन बनता है लास्ट में बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के, उसका नाम बता दीजिए। तो उसका नाम क्या है, सीधे सीधे ऑप्शन बी इज करेक्ट। कोनस मेडुलरिस इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, पर्टिकुलर एनाटॉमिकल पार्ट, उसका नाम होता है। तो इसका क्या नाम है, कोनस मेडुलरिस इसका नाम है, कोनस मेडुलरिस इसका नाम है। अच्छा, ये कोनस जो मेडुलरिस है इसके आगे तो स्पाइनल कॉर्ड होती नहीं है, तो इसके आगे तो स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आगे क्या है, कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। किसकी ब्रांचेस निकलती हैं, नर्व्स की ब्रांचेस निकलती हैं, उसका भी नाम होता है। आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं दैट कॉर्डा एक्यूना कंसिस्ट ऑफ, कॉर्डा एक्यूना के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे पूछा था कॉर्डा एक्यूना, और इसमें से एक आंसर हमारा कोनस मेडुलरिस था, यानी कि थिक पार्ट जो बिल्कुल एंड का पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसको हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कॉर्डा एक्यूना किसे बोलेंगे भाई, तो एज द स्पाइनल कॉर्ड को ही क्या कॉर्डा एक्यूना बोलते हैं। तो ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, स्पाइनल कॉर्ड को कैसे बोल देंगे कॉर्डा एक्यूना, वो तो स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या है, गलत ऑप्शन हो गया। देन वी हैव द बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व रूट्स, बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व रूट, स्पाइन के अंदर से निकलने वाला कोई बंडल है क्या नर्व का। मेनिंजेस क्या है, लेयर होती है, कवरिंग होती है ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड की। इसके चारों तरफ क्या है, एक कवरिंग होती है, इसके चारों तरफ एक कवरिंग होती है, पर्टिकुलरली 3 कवरिंग होती हैं, यहाँ पे 3 कवरिंग होती हैं। इन तीनों कवरिंग को क्या बोला जाता है, इन तीनों कवरिंग को बोला जाता है मेनिंजेस, यानी कि लेयर्स होती हैं ये जो ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हैं, जो मैंने बताया था। याद कैसे करना है आपको, ऐसे याद करना है, डैप में याद करना है, डी फॉर ड्यूरा मैटर, ए फॉर अरेक्नॉइड मैटर, पी फॉर पिया मैटर। तो यहाँ पे ये मेनिंजेस तो होगा नहीं क्योंकि ये तो कवरिंग है। ब्लड वेसल की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आंसर एक्चुअल में क्या होगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व। तो मैंने आपको यहीं पे बताया था अभी कि ये वाला जो थिक सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड के एंड में, ये तो कोनस मेडुलरिस है, और इसके अंदर से ये जो नर्व निकल रही है, ये जो नर्व नोट निकल रहा है, ये जो बंच निकल रहा है, नर्व का गुच्छा निकल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, कहाँ है भाई, कॉर्डा एक्यूना बोलते हैं इसको क्या बोला जाता है, कॉर्डा एक्यूना बोला जाता है। सो आई होप यू डोंट फॉरगेट अबाउट इट। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व्स कैरीज। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 26, जो डॉर्सल रूट है स्पाइनल नर्व की कैरीज, वो डॉर्सल रूट स्पाइनल नर्व की, वो उसके अंदर क्या फाइबर्स रहते हैं, क्या वो सेंसरी होता है, क्या वो मोटर होता है, क्या वो मिक्स टाइप का है। तो डॉर्सल रूट अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं इसको, तो यहाँ पे आपके लिए क्या है, यहाँ पे आपके लिए एक डायग्राम है, एक इलस्ट्रेशन है, एक फिगर है, इसको अच्छे से पहले समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। तो दिस इज एक्चुअली व्हाट इज दिस, दिस इज एक्चुअली अ क्रॉस सेक्शनल, ये क्या है, ये हमारे पास जो है ये क्रॉस सेक्शनल स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्रॉस सेक्शनल
स्पाइनल कॉर्ड है, ये क्या है, ये क्रॉस सेक्शनल स्पाइनल कॉर्ड हमारे पास है। क्रॉस सेक्शनल स्पाइनल कॉर्ड का एक सेक्शन है हमारे पास, एक क्रॉस सेक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, एंड दिस इज द फुल स्पाइनल कॉर्ड, और उसका हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन व्यू है, डायग्रामेटिक व्यू है। और इसके अंदर आप देखोगे कि इसके अंदर बहुत ध्यान से देखना, मैं जो जो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे इसके अंदर आप देखोगे कि एक बटरफ्लाई शेप का यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। क्या है, बटरफ्लाई शेप का ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। और इसके अंदर जो ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा डार्क कलर का आपको दिख रहा होगा, और इसको क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर बोलते हैं इसको, GRAY, ग्रे मैटर इसको बोलते हैं। उसके बाद इसके चारों तरफ ये जो है, इसके चारों तरफ ये क्या है, लाइट कलर का है, सो दिस इज ऑल्सो अ मैटर, बट इसको हम व्हाइट मैटर बोलते हैं। ये क्या है, ये व्हाइट मैटर है। इसके अंदर ये जो डार्क वाला है ये ग्रे मैटर है। अच्छा, इसके जो बीच में ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल पूरे स्पाइन में रन करता है, और इस होल के अंदर इट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ अ ल्यूमन ट्यूब है, और इसके अंदर क्या है, CSF होता है, और इसको क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। और इसके अंदर CSF रहता है जो कि है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर CSF रहता है। ये आने वाली वीडियोस में आपको और अच्छे से मैं डिटेल में अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद क्या है, ये लिखा है आपका डॉर्सल, डॉर्सल का मतलब क्या है, और यहाँ पे लिखा है ये वेंट्रल। तो डॉर्सल का मतलब है आपका, डॉर्सल का मतलब है पोस्टीरियर। ये क्या है, ये आपका पोस्टीरियर है, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का ये पोस्टीरियर एंड है, ये पीछे का एंड है। एंड दिस वेंट्रल इज द एंटीरियर, वेंट्रल को हम एंटीरियर भी बोलते हैं। जब मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज पढ़ाई थी, जो हमारी सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, उसमें मैंने यूनिट फर्स्ट से जब स्टार्ट करा था, उसमें मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज बताई थी, प्लेन्स बताए थे, सजाइटल प्लेन, बहुत सारे एनाटॉमिकल टर्म्स बताए थे। उसमें भी बताया था एंटीरियर मतलब वेंट्रल, एंड डॉर्सल इज द टर्म विच वी इंटरचेंजेबली यूज फॉर द पोस्टीरियर। तो यहाँ पे ये आपका स्पाइनल कॉर्ड का है। उसके बाद ये तो मैंने आपको बता दिया, अंदर डार्क वाला हिस्सा ग्रे मैटर है, बाहर ये वाला व्हाइट मैटर है, और इसके क्या है फिर नर्व एंडिंग जाती हैं। यहाँ पे इस वाले एंड से, डॉर्सल वाले एंड से जो नर्व एंडिंग निकलेगी, ये जो निकल रही है, इसको क्या बोला जाता है, इसको डॉर्सल रूट बोला जाता है। डॉर्सल रूट, गैंग्लियन भी एक इसका पार्ट है, बट एक्चुअल में क्या है, ये जो नर्व निकल रहा है ये क्या है, डॉर्सल से निकल रहा है, तो उसको डॉर्सल नर्व रूट बोल दिया। और यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो निकला, ये वाला जो निकला, इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्चुअली में इसको बोला जाता है वेंट्रल नर्व रूट। ये क्या है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेंट्रल नर्व रूट, इसको वेंट्रल नर्व रूट बोल दिया जाता है, क्योंकि ये वेंट्रल साइड से निकल रहा है, यानी कि एंटीरियर से निकल रहा है, तो उसको वेंट्रल बोल दिया है। और यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है, यहाँ पे यही पूछ रहा है कि जो डॉर्सल रूट है, ये जो भैया ये जो निकला नर्व डॉर्सल से, यानी कि वहाँ पे पोस्टीरियर से जो निकला है स्पाइनल नर्व में, यानी कि जो स्पाइनल नर्व है जो डॉर्सल रूट से निकल रहा है, डॉर्सल एस्पेक्ट से निकल रहा है, उसका काम यहाँ पे क्या है, मोटर फाइबर है, वो मोटर के लिए यूज होता है, मूवमेंट के लिए। भी सेंसरी फाइबर है, क्या सेंस के लिए यूज होता है वो। ऑटोनॉमिक फाइबर है, ऑटोनॉमस है, या फिर क्या है वो कैसा है, इनवॉलंटरी है, कंट्रोल नहीं है उस पर हमारा। एंड मिक्स्ड फाइबर है, क्या वो, यानी कि सेंसरी भी है और मोटर भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, दैट डॉर्सल रूट इज पर्टिकुलरली फॉर द, यहाँ पे सेंसरी फाइबर है, यानी कि सेंसरी फाइबर है। तो ये जो डॉर्सल रूट है ये सेंसेशन के लिए, सेंसरी फाइबर्स के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंट्रल रूट। अब यहाँ पे क्या पूछा, वेंट्रल रूट के बारे में पूछा। यहाँ पे ये जो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे मैंने लिखवाया था कि ये वाला जो सेक्शन है ये तो भाई डॉर्सल हो गया, और ये वाला जो रूट है ये वेंट्रल नर्व रूट है। तो अब ये तो सेंसरी के लिए था डॉर्सल वाला, और यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि ये डॉर्सल वेंट्रल रूट किसके लिए होगा। सो वेंट्रल रूट इज हेयर फॉर द मोटर फाइबर। तो हमारे पास डॉर्सल रूट जो है वो किसके लिए है, सेंसरी के लिए है, और जो वेंट्रल रूट है वो किसके लिए है, वो हमारे पास मोटर फाइबर्स के लिए है। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है, इसको याद करके रखना है। ग्रे मैटर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड। क्या पूछा है, अभी मैंने आपको ग्रे मैटर बताया था, व्हाइट मैटर भी बताया था। क्या पूछा है कि ग्रे मैटर जो है ये कहाँ पे होता है, आउटसाइड, इनसाइड, इन मेनिंजेस, इन नर्व रूट। तो ये क्या है, इनसाइड क्या है, एक क्या है, एक एस्पेक्ट है, इनसाइड रहता है, डार्क कलर का होता है, ये क्या है, डार्क कलर का होता है यहाँ पे। उसके बाद क्या है यहाँ पे, व्हाइट मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। क्या पूछा है, कंपोजिशन पूछा है। जो ग्रे मैटर जो अंदर था, इनर पार्ट था डार्क कलर का, उसके चारों तरफ जो बाहर व्हाइट मैटर था, उसका ये पूछा है कि वो किस चीज से बना होता है, कंपोज्ड पूछा है यहाँ पे। न्यूरॉन सेल बॉडी,
unmyelinated fibers section, that option C is the myelinated fiber and the last is the neuralgia। ये जो है हमारा न्यूरोग्लिया, सॉरी, तो न्यूरोग्लिया आपको पता होगा, वीडियोस में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बहुत सारे सेल बताए थे, जैसे श्वान सेल बताया था, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बताए थे, वी हैव द स्टार शेप सेल्स हमने डिस्कस करे थे, वहाँ पे हमने एस्ट्रोसाइट्स के बारे में पढ़ा था जो ब्लड ब्रेन बैरियर फॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ये सारे सेल्स क्या हैं, इन सारे सेल्स को न्यूरोग्लिया बोला जाता है। तो यहाँ पे जो वाइट मैटर है एक्चुअली में ये उन न्यूरॉन से बना होता है जिनके न्यूरॉन्स का क्या है, माइलेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इसका कलर वाइट होता है। तो यहाँ पे माइलेटेड फाइबर में, यानी कि माइलेटेड फाइबर्स जो न्यूरॉन्स होते हैं उनसे क्या कंपोज होता है, उनसे वाइट मैटर एरिया कंपोज होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कंटेन, अभी सेंट्रल कैनाल भी बताया था, बीच में एक जो ट्यूब था, एक हॉलो जो पैसेज था, उसके अंदर पूछ रहा है कि उसके अंदर क्या रहता है, सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या है, ब्लड है, लिम्फ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दैट इज द CSF और प्लाज्मा है। तो बिल्कुल आसान है, यहाँ पे क्या है, CSF है, यहाँ पे आपको ये CSF दिखेगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड दिखेगा, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखेगी, वही चीज दिखाई गई है। बीच में ये क्या है, ये बीच में है आपका सेंट्रल कैनाल, ये क्या है, सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे ये क्या है, सेंट्रल कैनाल यहाँ पे दिखाया गया है। इस फिगर को भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेंट्रल कैनाल। अच्छा, ये जो ग्रे मैटर था, ये जो ग्रे मैटर था जिसके बारे में हमने डिस्कस करा था अंदर, जो मैंने बताया था कि भाई ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ये बटरफ्लाई शेप का होता है, डार्क कलर का है, इनर है, इसके चारों तरफ ये क्या है, ये वाइट मैटर है ना। तो ये क्या है हमारा, इसके अंदर ये ग्रे कॉम्निश्यूर है या ग्रे मैटर है हमारे पास इसका, ठीक है। एंड देन दिस ग्रे मैटर इज हैविंग सम हॉर्न्स, इसके कुछ हॉर्न होते हैं, जैसे ये आप देखोगे तो ये हॉर्न है, सींग जैसा दिख रहा है, तो इसको हॉर्न बोल दिया है, HORN हॉर्न बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्या है, ये तो एंटीरियर हॉर्न बन गया। एंटीरियर हॉर्न का क्या मतलब है, इसको आप क्या बोल लो, वेंट्रल बोल लो, क्योंकि हम इसके लिए दूसरी चीज यूज करते हैं एंटीरियर के लिए, वेंट्रल। और यहाँ पे ये पोस्टीरियर है, तो पोस्टीरियर के लिए आप क्या बोल लो कि ये कैसा है, डॉर्सल हॉर्न है, ये कैसा है, डॉर्सल हॉर्न है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड आप ये देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या है, ये लेटरल हॉर्न होता है, छोटा सा यहाँ पे लेटरल हॉर्न भी दिखेगा आपको, क्या है, लेटरल हॉर्न भी दिखेगा। तो एंटीरियर या वेंट्रल हॉर्न है, डॉर्सल हॉर्न है एंड लेटरल हॉर्न है हमारे पास, और बीच में सेंट्रल कैनाल है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। तो यहाँ पे वही आंसर था कि सेंट्रल कैनाल में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे रहता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अब ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि जो मोटर न्यूरॉन्स हैं प्रेजेंट इन विच हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जो अभी मैंने आपको हॉर्न्स बताए थे, दैट इज द एंटीरियर हॉर्न था, चाहे आप वेंट्रल हॉर्न बोल लीजिए उसे, चाहे पोस्टीरियर था जो कि आप उसे डॉर्सल हॉर्न बोल लीजिए, और लेटरल भी बताया था। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो मोटर न्यूरॉन्स है ये किस हॉर्न में सिचुएटेड होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। ए ऑप्शन इज द डॉर्सल, बी इज द वेंट्रल हॉर्न, सी इज द लेटरल हॉर्न और डी इज द पोस्टीरियर हॉर्न। तो यहाँ पे पोस्टीरियर हॉर्न जो है ये तो आपका क्या हो गया है, ये पोस्टीरियर वाला, यानी कि आपका ये डॉर्सल एस्पेक्ट को ही यहाँ पे बता रहा है। तो वेंट्रल यहाँ पे एंटीरियर है और लेटरल हॉर्न यहाँ पे साइड वाला है, दैट इज द अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन्स हैं वो यहाँ पे किसके न्यूरॉन्स वहाँ कहाँ पे होते हैं, ये आपके वेंट्रल हॉर्न के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ये इमेज वही है जहाँ पे हॉर्न्स वगैरह आपको दिखाए जा रहे हैं, जो मैंने आपको इस वाली इमेज में क्लियर ऑलरेडी कर दिया था। तो यहाँ पे ये जो है मोटर न्यूरॉन्स हैं वो कौन से हॉर्न में सिचुएटेड रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, वो रहते हैं हमारे वेंट्रल हॉर्न में मोटर न्यूरॉन्स क्या है सिचुएटेड रहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन आर कैरीड बाय, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर इस पेन का सेंसेशन, टेम्परेचर का सेंसेशन इन चारों में से कौन कैरी करता है, कैरी अप करता है। डॉर्सल कॉलम, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट और क्या है, रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। यानी कि इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा करता है, पेन एंड टेम्परेचर का करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर यहाँ पे आपका है, आंसर है आपका स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अच्छा, ये स्पाइनोथैलेमिक जो ट्रैक्ट है ये क्या है, ये एंटीरियर भी होता है और क्या है, ये लेटरल भी होता है। यानी कि ये एंटीरियर भी है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और लेटरल भी है, दो ब्रांचेस इसकी होती हैं, एंटीरियर और लेटरल या है इसकी दो ब्रांचेस होती हैं। और जनरली क्या है, ये क्या करता है, टेम्परेचर का, यानी कि यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है ये किसका कर रहा है, यहाँ पे ये टेम्परेचर का सेंसेशन कर रहा है, पेन का सेंसेशन कर रहा है। और एक चीज और है जो इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, वो भी बता देता हूं मैं,
ये किसका करता है? क्रूड टच। क्रूड टच, क्रूड टच का भी सेंसेशन करता है। दो ब्रांचेस होती हैं इसकी, एक ब्रांच है इंटीरियर, एक है लेटरल। और टेम्परेचर पेन और क्रूड टच का क्या करता है? ये सेंसेशन करता है। क्रूड टच हो गया, और उसके बाद बहुत सारे टचेस होते हैं। फाइन टच का ये नहीं करता है। फाइन टच होता है एक होता है क्रूड टच। तो फाइन टच क्या होता है? फाइन टच का मतलब है यहाँ पे कि बहुत, यानी कि अप्रोप्रिएट टच। फाइन टच का मतलब है कि जैसे कि अगर आंख बंद करके मैं इस पेन को पकड़ूंगा और मैं इसको फील करूंगा, तो मैं इस फाइन टच की मदद से बता पाऊंगा कि ये कैसा ऑब्जेक्ट है। तो आप बता सकते हैं कि मेरे हाथ में मोबाइल है, चाबी है या पेन है। और पर्टिकुलरली क्रूड टच इज बेसिकली अ वेरी काइंड ऑफ जनरल टच, जो कि आप बता नहीं सकते हैं। उसका आप टेक्सचर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट उसका ऑब्जेक्ट का पूरा जो आइडेंटिटी है वो आप नहीं बता सकते। इस काइंड ऑफ अ ब्रश, कि अगर आपको कोई ब्रश ऐसा क्या है, एक जनरल ब्रश आपको ऐसा करे, कोई रब करेगा, तो आप ये बता सकते हो दैट यू आर हैविंग अ सेंसेशन। बट ये क्रूड टच है, इट इज़ अ ब्लंट टच है, तो आप बता नहीं सकते। फाइन टच जब आपको महसूस होता है तो आप सारी चीज़ें उसकी बता सकते हैं। इवन द पॉइंट्स भी आप बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपके पॉइंट्स वहाँ पे टच हो रहे हैं। तो दिट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फाइन टच एंड क्रूड टच। तो स्पाइनोथेल्मिक थ्रेड क्रूड टच करता है, फाइन टच नहीं करता। बताया था बस, तो याद नहीं करना है। क्या करता है ये? टेम्परेचर पेन और क्रूड टच के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दो इसकी ब्रांचेज होती हैं, इंटीरियर और लेटरल स्पाइनोथेल्मिक ट्रैक्ट ये होते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी? वॉलंटरी मोटर यानी कि अपनी मर्जी से, अपने कंट्रोल से मोटर एक्टिविटी कौन सा करवाता है? इसमें स्पाइनोथेल्मिक अभी हमने पढ़ा था, स्पाइनोथेल्मिक नहीं है। कॉर्टिको स्पाइनल है, डोर्सल कॉलम है या वेस्टिबुलो स्पाइनल है। तो आंसर मोटर के लिए, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगा? कॉर्टिको स्पाइनल यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो स्पाइनोथेल्मिक जो ट्रैक्ट है वो पेन टेम्परेचर का करवाता है सेंसेशन, और मोटर एक्टिविटी वॉलंटरी कंट्रोल, यानी कि अपने हिसाब से, ऑटोनॉमिक नहीं है, वॉलंटरी की बात हो रही है यहाँ पे, वो कौन करवाता है? कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट करवाते हैं मोटर वॉलंटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय पूछ लिया है। सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो पिछले टेस्ट में ये आया था, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एरेक्नोइड विली नहीं करती, ये क्या करती है? ये ड्रेन करती है। ये क्या करता है? ये ड्रेन करता है। किसको ड्रेन करता है? CSF को ड्रेन करता है। पिया मैटर मेनिंजेस है, डूरा मैटर इज ऑल्सो अ मेनिंजेस। कोरोइड प्लेक्सिस यहाँ पे क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। इट इज एक्चुअली, कोरोइड प्लेक्सिस एक्चुअली अ बंच ऑफ आर्टरीज, जो कि क्या करते हैं? जो कि CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। तो कोरोइड प्लेक्सिस इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। एंड देन मूविंग टू द नेक्स्ट, मेनिंजियल लेयर क्लोजली एडहेरेंट टू स्पाइनल कॉर्ड इज, क्या बोला है? मेनिंजियल लेयर बताइए, वो जो क्लोजली क्या है? एडहेरेंट होती है, स्टिक होती है, चिपकी होती है, किससे? स्पाइनल कॉर्ड से। तो मैंने आपको बताया था, बिल्कुल डायग्राम भी बताया था मैंने आपको। और यहाँ पे क्या है? सपोज करिए कि ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके चारों तरफ क्या है? 3 मेम्ब्रेन है। इसके चारों तरफ 3 मेम्ब्रेन होती हैं। वी हैव 3 मेनिंजेस, तो एक ये री मेनिंजेस, एक ये है, एंड देन द वी हैव दिस वन, एंड देन द एक्वेटिक वन इज द, दिस इज आवर स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या है? ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, और इसके तीनों तरफ क्या है? हमारी, इसके चारों तरफ वी हैव द 3 मेनिंजेस। और इसको हम, जो सबसे बाहर वाली होती है, इसको क्या बोलते हैं? इसको ड्यूरा बोलते हैं। एंड देन उसके बाद क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड बोलते हैं। और सबसे आखिर वाली को हम पी, यानी कि पिया मैटर बोलते हैं। तो जो कांटेक्ट में रहती है, चाहे स्पाइनल कॉर्ड की बात हो, चाहे ब्रेन की बात हो, तो वो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पिया मैटर, जो है वो क्लोज कॉन्टेक्ट में रहती है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। एंड यहाँ पे पूछ रहा है, ये जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया इज गिवन इनटू, ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कहाँ दिया जाता है? यानी कि किस लोकेशन में दिया जाता है, किस साइट पे दिया जाता है? ऑप्शन ए इज द सबड्यूरल स्पेस, ऑप्शन बी इज सब एरेक्नोइड स्पेस, ऑप्शन सी इज एपिड्यूरल स्पेस, एंड द ऑप्शन डी इज द सेंट्रल कैनाल। क्या बोला गया यहाँ पे कि ये बताइए कहाँ पे दिया जाएगा? तो सीधी सीधी क्या है यहाँ पे? एपिड्यूरल स्पेस में एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है। अच्छा, ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है, ये जो सब एरेक्नोइड स्पेस है, इस सब एरेक्नोइड स्पेस में क्या होता है? इस सब एरेक्नोइड स्पेस में यहाँ पे क्या है? CSF होता है। यहाँ पे क्या होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। किसमें? सब एरेक्नोइड स्पेस में। और एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की अगर हम बात करें, तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हमारा कहाँ दिया जाता है? एपिड्यूरल स्पेस में दिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम आगे क्वेश्चन की। सेंसरी न्यूरॉन एंटर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू,
ये जो सेंसरी न्यूरॉन है, वहाँ पे मोटर का पूछा गया था, यहाँ पे सेंसरी का पूछ लिया है। तो सेंसरी क्या है, वेंट्रल रूट, जो मैंने आपको स्पेसिफिकली अभी डायग्राम में दिखाई थी, डोर्सल रूट है, हॉर्न्स भी दिए हैं, वेंट्रल और लेटरल। तो पूछा क्या जा रहा है, सेंसरी का पूछा जा रहा है। अभी अभी बात आई थी, सेंसरी का भी बताया था आपको, मोटर का भी बताया था। तो यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स का यहाँ पे एंटर स्पाइनल कॉर्ड थ्रू, यहाँ पे पूछा है एंट्रेंस सेंसेशन की, स्टिमुलस जब कोई भी आता है, ट्रिगर होता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में वो जो सेंसेशन है वो कौन लेके आता है, किस रूट से आता है। तो यहाँ पे आने की बात हो रही है, यानी कि मूविंग टुवर्ड स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे बात हो रही है। आंसर हो जाएगा हमारा डॉर्सल रूट, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा डॉर्सल रूट, यहाँ पे हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर लिम्ब इज सप्लाइड बाय विच नर्व प्लेक्सिस। वी हैव डिफरेंट प्लेक्सिस विच इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग प्लेक्सिस निकलती हैं। अच्छा, ये प्लेक्सिस क्या है, तो प्लेक्सिस ये हमारी होती हैं, प्लेक्सिस आर द बंच ऑफ नर्व। ये जो प्लेक्सिस है, ये जो प्लेक्सिस हैं, दीज इट इज एक्चुअली अ बंच ऑफ नर्व, बंच ऑफ नर्व होती हैं ये, ठीक। और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी प्लेक्सिस है, यानी कि इसमें पूछ रहा है कि, अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि अपर लिम्ब यानी कि अपर एक्सट्रीमिटीज को जो सप्लाई होती है वो इनमें से कौन सी प्लेक्सिस देती है, कौन सा बंच देता है नर्व का। तो क्या सर्वाइकल प्लेक्सिस है, ब्रेकियल है, लंबार है और सैक्रल है। तो यहाँ पे अपर लिम्ब की बात हो रही है, तो अपर लिम्ब को जो सप्लाई यहाँ पे देगा उस प्लेक्सिस का, उस नर्व रूट्स का, उस नर्व के गुच्छे का, उस बंच का नाम होता है ब्रेकियल। और इसके अंदर क्या है, कुछ नर्व्स आती हैं। कैसी नर्व आती हैं, रेडियल नर्व आती है इसके अंदर, मीडियन नर्व आती है इसके अंदर, इस ब्रंच के अंदर, इस प्लेक्सिस के अंदर अल्नर आता है और एक्सिलरी आता है। अब याद कैसे करेंगे सर, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है RAMU, यानी कि क्या बन गया, रामू बन गया। R से रेडियल हो गया, A से एक्सिलरी नर्व हो गया, M से मीडियल नर्व हो गया और U से आपका अल्नर नर्व हो गया। ये सारी की सारी नर्व मिलके एक बंच बनाती है जिसको ब्रेकियल प्लेक्सिस बोलते हैं। और ये ब्रेकियल प्लेक्सिस क्या है, हाथ के मूवमेंट वगैरह सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर इस ब्रेकियल प्लेक्सिस में कुछ डैमेज हो जाएगा तो हाथ का मूवमेंट वगैरह में पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। सो अपर लिम्ब को कौन सप्लाई करता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस यहाँ पे सप्लाई करता है। देन लंबर पंचर इज कॉमनली परफॉर्म। ये जो लंबर पंचर है, LP है, जो हम CSF एनालिसिस भी जिससे करते हैं, इसको इसका एक नया टर्म चला है LP का। ये प्रोसीजर आपको अच्छे से और बताएंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। इस लंबर पंचर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, LP भी बोलते हैं, या फिर आप क्या बोलो, इसको बोलो CSF एनालिसिस, CSF एनालिसिस। तो लंबर पंचर करके स्पाइन में क्या करा जाता है, पंचर करा जाता है स्पाइन में, और वहाँ से CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकाला जाता है और उसकी एनालिसिस होती है। और इसके लिए एक नया टर्म भी बहुत चला है जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइनल टैप बोलते हैं, स्पाइनल टैप इसको बोला जाता है। तो पूछ रहा है ये कि इसमें से किस लेवल पे होगा, T12 से L1 होगा, वहां पे पंचर करेंगे। पंचर की साइट यहाँ पे पूछी गई है, B है L1 से L2, C है L3 से L4, D है L5 से S1। तो यहाँ पे क्या है आंसर, सीधे सीधे L3 से L4। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो L1 है, L1 से L2, यहाँ पे क्या है, एंड हो जाता है, यहाँ पे स्पाइन का एंड हो जाता है। और उसके बाद L3 L4 से हम पंचर करके क्या है, CSF बाहर निकालते हैं ताकि स्पाइन डैमेज ना हो जाए। इसलिए L3 L4 से हम क्या निकालते हैं, CSF एनालिसिस के लिए पंचर करके, लंबर पंचर करके CSF को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन आर इंटीग्रेटेड मेनली एट द लेवल ऑफ। जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि सपोज यू आर हैविंग अ बर्न, यू आर हैविंग सम सेंसेशन ऑफ हीट, आपको एक सेंसेशन हुआ हीट का, जलने का सेंसेशन हुआ, तो आपका रिफ्लेक्स होता है। आपका कैसा रिफ्लेक्स होता है, आप विड्रॉ करेंगे अपने हैंड को वहाँ से। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जितने भी होते हैं, तो बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है, जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन हैं ये सेरिब्रम के थ्रू होके जाते हैं, ऑप्शन बी सेरिबेलम के थ्रू होके जाते हैं, ऑप्शन सी ब्रेन स्टेम के थ्रू होके जाते हैं, ऑप्शन डी स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होके जाते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क का जो पूरा मॉडल है वो कौन गवर्न करता है, वो स्पाइनल कॉर्ड ही गवर्न करती है। सारे रिफ्लेक्स एक्शन, सारे रिफ्लेक्स के पाथवेज स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज द स्पाइनल कॉर्ड।
नाउ नंबर ऑफ थोरेसिक स्पाइनल नर्व, थोरेसिक का पूछ लिया है, मैंने आपको बताया था सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिक्स का बताया था। तो यहाँ पे सीधा सीधा है, यहाँ पे 12 पेयर्स होते हैं किसमें, हमारे थोरेसिक में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, फिर से क्वेश्चन हॉर्न के बारे में पूछ लिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड के हॉर्न के बारे में पूछा है, लेटरल हॉर्न के बारे में पूछा है। सेम वही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सेंसरी न्यूरॉन अलग अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स, ऑटोनॉमिक, मोटर न्यूरॉन और लेटरल के बाद फिर डॉर्सल है और उसका वेंट्रल भी नाम है। तो यहाँ पे इतना कॉम्प्लिकेशन होता है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप हो सकती है कि आप ये बेसिक क्वेश्चन भी क्या है मिस कर सकते हैं। तो अगर कोई बहुत बड़ा एक पैराग्राफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन आ गया है, सिनेरियो बेस्ड आ गया है, जिसमें आपको बहुत सारे एनालिसिस करना पड़ रहा है, उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट आप शायद ना करें इतना ज़्यादा, आप छोड़ देंगे तो इतना बुरा नहीं लगेगा। बट सिंपल क्वेश्चन आता हुआ, वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वो भी आप अगर अटेम्प्ट नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो कंफ्यूज हो गए आप वहाँ पे एंड यू डोंट वांट कि आपका नेगेटिव मार्क हो, तो फिर वो बहुत खराब लगता है। इसलिए ये इतने सिंपल दिखने वाले क्वेश्चन कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, इसलिए ये बार बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो लेटरल हॉर्न का पूछा है, क्या सेंसरी न्यूरॉन वहाँ पे होते हैं? B is the motor neuron, C is autonomic neurons and D is the interneurons. So for the lateral horn correct answer is the ऑटोनॉमिक न्यूरॉन। क्या है? ऑटोनॉमिक न्यूरॉन्स, यानी कि जो ऑटोनॉमस होते हैं, इनवॉलेंट्री जो होते हैं, वो यहाँ पे क्या है, सही आंसर है फॉर द लेटरल हॉर्न। मूविंग टू द नेक्स्ट, फीलियम टर्मिनेल इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन। यहाँ पे एक और आपके पास क्या आ गया, एक और आपके पास एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में पूछ लिया है। किसके बारे में पूछा है? फाइलम टर्मिनेल के बारे में पूछा है। ये बोल क्या रहा है कि ये जो फाइलम टर्मिनेल है ये फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन, ये किसके एक्सटेंशन से बनता है? क्या ड्यूरा मैटर से बनता है, आर्कनॉइड मैटर से बनता है, पिया मैटर से बनता है? भाई ये तीनों तो क्या हो गई, ये तीनों तो यानी कि हो गई है ये मेनिंजेस, ये तीनों तो आपकी मेनिंजेस हो गई। उसके बाद ये पूछा है स्पाइनल नर्व से बनता है क्या, यानी कि ये जो एक्सटेंशन है, अब ये एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो आपको इमेज दिख रही है यहाँ पे, इस वाली इमेज में, इस इमेज में ध्यान से देखिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था मैंने कॉर्डा इक्विना बताया था और उसके बाद मेडुलरिस भी बताया था। तो यहाँ पे ये हमारा स्पाइन आ रहा है, ये स्पाइन है, ठीक, स्पाइनल कॉर्ड है, और यहाँ पे आके स्पाइनल कॉर्ड एक्चुअल में ख़त्म हो जाती है, और स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ख़त्म होती है, उसको बोला जाता है कोनस मेडुलरिस। ये मैं आपको बता चुका हूँ उसको क्या बोला जाता है। अगर आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ पे कोनस मेडुलरिस बोला जाता है, कोनस मेडुलरिस बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा? जहाँ पे आपकी स्पाइन जो है, स्पाइनल कॉर्ड की बात हो रही है, यहाँ पे मैं स्पाइन बोल रहा हूँ, स्पाइनल कॉर्ड जो है जहाँ पे आपका एंड हो रहा है, दैट इज द कोनस मेडुलरिस। उसके बाद वहाँ से मैंने आपको इमेज में अभी प्रीवियसली दिखाया था कि वहाँ से कुछ बंच निकलता है, वहाँ से नर्व का कुछ गुच्छा निकलता है, और उस नर्व के गुच्छे को क्या बोला जाता है? कॉर्डा इक्विना बोला जाता है। तो ये क्या है सर? इसको बोला जाता है कॉर्डा इक्विना, इसको कॉर्डा इक्विना बोला गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे अब ये फाइलम जो टर्मिनालिस की बात हो रही है, अब ये क्या चीज़ है? तो फाइलम टर्मिनालिस इज एक्चुअली व्हाट, ये क्या होता है? ये एक्चुअली ये जो हमारा जो पिया मैटर है, यानी कि इनर मेनिंजेस है, सबसे अंदर वाली मेनिंजेस है, तो स्पाइनल कॉर्ड तो यहाँ खत्म हो गई, उसके बाद यहाँ पे आ गया, उसके बाद कुछ उससे स्पाइनल कॉर्ड से जो कोनस मेडुलरिस है यहाँ पे खत्म हुई थी, वहाँ से कुछ नर्व की ब्रांचेस निकली, कॉर्डा इक्विना निकला वहाँ से बहुत सारे, जिसको कॉर्डा इक्विना बोला गया। और उसके बाद जो पिया मैटर था, जो इनर मेनिंजेस थी, जो इसको कवर करा हुआ था पूरे स्पाइनल कॉर्ड को, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, और यहाँ पे उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल। उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाएगा? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है फाइलम टर्मिनेल। क्या है ये? फाइलम टर्मिनेल बोल लीजिए आप, चाहे टर्मिनालिस बोल लीजिए। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, इसको क्या बोलते हैं? फाइलम टर्मिनालिस या फाइलम टर्मिनेल। तो ये जो फाइलम टर्मिनालिस और फाइलम टर्मिनेल है, ये एक्चुअल में किसका एक्सटेंशन है? किससे बना? ये सबसे इनर मेनिंजेस से बना है ये, और सबसे इनर मेनिंजेस कौन सी होती है? सबसे इनर वाली मेनिंजेस होती है पिया मैटर। तो ये नहीं भूलना है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्पाइनल नर्व प्लेक्सिस सप्लाइज लोअर लिम। यहाँ पे पूछा है अब लोअर लिम के बारे में कि लोअर लिम को कौन सी प्लेक्सिस, कौन सा नर्व का बंच यहाँ पे करता है। अपर लिम की जब बात आई थी वहाँ पे हमने ब्रेकियल प्लेक्सिस लगाया था। यहाँ पे पूछा है ब्रेकियल, तो ब्रेकियल तो अपर लिम को करती है।
सर्वाइकल है, लंबर है या कॉक्सीशियल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, फॉर द लोअर लिम्ब द प्लेक्सिस इज द लंबार प्लेक्सिस, वहां पे लंबार प्लेक्सिस सप्लाई करती है लोअर एक्सट्रीमिटीज को। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्टीरियर कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड कैरीज सेंसेशन ऑफ, जो पोस्टीरियर कॉलम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, यानी कि हमको पता है कि हमने एंटीरियर और पोस्टीरियर के बेसिस पे सारा कुछ अभी पढ़ा था, यानी कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो बेसिकली एक स्ट्रक्चर था, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का जो स्ट्रक्चर था जिसके अंदर ग्रे मैटर था बटरफ्लाई टाइप का, इसके पूछ रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो पोस्टीरियर है, यानी कि इसका जो डॉर्सल है, पोस्टीरियर है, ये जो पोस्टीरियर है ये कैसी सेंसेशंस कैरी करता है, यानी कि किस टाइप की सेंसेशन कैरी करता है, क्या वो पेन की है, टेम्परेचर की है, टच एंड प्रोप्रियो परसेप्शन है, या तो मोटर एक्टिविटी है। तो ये वाला एक्चुअल में जो है, ये जो डॉर्सल कॉलम है, ये जो इसका पोस्टीरियर कॉलम है स्पाइनल कॉर्ड का, ये एक्चुअल में टच और क्या है लिखा है, ये प्रोप्रियोसेप्शन, ये क्या लिखा है, प्रोप्रियोसेप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ये सेंसेशंस प्रोवाइड करता है। अब ये प्रोप्रियोसेप्शन क्या है सर, तो प्रोप्रियोसेप्शन इज अ, यू कैन से इट इज अ काइंड ऑफ अ सिक्स्थ सेंस, जो आप लोग सिक्स्थ सेंस समझते हैं, सिक्स्थ सेंस हैविंग अ सेंस दैट यू आर इन अ वॉइड, आप कहीं पे अभी एग्जिस्ट करते हो, आपके पास ये सेंसेशन है, यू आर हैविंग अ सेंसेशन ऑफ योर ओन बॉडी, आपका एग्जिस्टेंस का एक सेंसेशन है, या फिर कोई गट फीलिंग आप किसको बोल सकते हो एक लेमैन टर्म में। तो ये प्रोप्रियोसेप्शन होता है कि आपको पता लगता है कि क्या है, कि सिक्स सेंस क्या है, हमारे बॉडी के पार्ट कहाँ पे हैं, या फिर अगर इस पूरे रूम में या फिर एक अंधेरे रूम में, एक ब्लैक डार्क पिच रूम में आपको खड़ा कर दिया जाए, स्टिल यू हैव अ सेंस दैट वेयर आर योर हैंड्स, वेयर आर योर लेग्स, आपका फेस कहाँ है। अगर आपसे बोला जाए टच करने के लिए एक ब्लैक पिच डार्क पिच ब्लैक आपका एक रूम के अंदर जहाँ बिल्कुल लाइट नहीं है, तो आपको बोला जाए, अगर इंस्ट्रक्शंस दिए जाएं कि टच योर राइट ईयर, तब आप छूओगे, बिकॉज दिस सेंसेशन इज एक्चुअली अ प्रोप्रियोसेप्शन। उसके बाद आगे मूव करते हैं, ऑटोनोमिक आउटफ्लो फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ऑटोनॉमिक यानी कि ऑटोनॉमस, इनवॉलेंट्री के बारे में पूछा है, अपने आप। ऑटोनॉमिक जो आउटफ्लो होता है फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, वो कहाँ से अराइज होता है, यानी कि किस हॉर्न से या किस साइड से वो स्पाइनल कॉर्ड के ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जो है वो अराइज होते हैं। डॉर्सल हॉर्न है, वेंट्रल हॉर्न है, लेटरल हॉर्न है, या सेंट्रल कैनाल है। तो यहाँ पे लेटरल हॉर्न है। अभी अभी ऐसे ही एक क्वेश्चन आया था, ऑटोनॉमिक के बारे में पूछा था, थोड़ा सा घुमा फिरा के फिर से पूछ लिया गया है। द आंसर इज द लेटरल हॉर्न फॉर द ऑटोनॉमिक। देन वी हैव द नंबर ऑफ सैक्रल स्पाइनल नर्व। सैक्रल के बारे में पूछ लिया है, पहले थोरेसिक पूछा था, उसके बाद क्या है, उससे पहले सर्वाइकल पूछा था। सो इन सैक्रल वी हैव द 5 पेयर्स, नंबर में भी 5 होते हैं, एंड कॉक्सिक्स में हमारा सिर्फ एक नर्व का पेयर होता है। उसके बाद मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेनिंजियल स्पेस कंटेन CSF। यहाँ पे पूछा क्या है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कहाँ होता है। तो पिछले टेस्ट में भी हमने पढ़ा था, यहाँ पे क्या है, सब एराकिनॉइड स्पेस, यहाँ पे इसका आंसर बनेगा। सब एराकिनॉइड स्पेस के अंदर क्या एग्जिस्ट करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारा यहाँ पे CSF एग्जिस्ट करता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हमने इतना पढ़ा है, वी आर सॉल्विंग दिस स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे ये पूछा है कि ये स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन, मेंटेनिंग बैलेंस, क्या बैलेंस मेंटेन करने में काम करता है। मेन फंक्शन पूछा है, सो दैट मीन्स अ ओवरऑल काइंड ऑफ फंक्शन। एंड देन वी हैव द बी, इंटीग्रेट रिफ्लेक्सेस, सारे रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करता है। एंड ट्रांसमिट इंपल्सेस, ट्रांसमिट करता है इंपल्स, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से अब ये पल्स कहाँ जाएंगी, सेंटर में जाएंगी। सेंटर में क्या है, ब्रेन है, सेंटर नर्वस सिस्टम, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से सारी की सारी नर्व इंपल्सेस जनरेट हो गए, यानी कि ब्रेन की तरफ जाएंगी टू प्रोसेस करने के लिए। एंड देन वी हैव द ऑप्शन सी, कंट्रोल इमोशंस, क्या इमोशंस कंट्रोल करता है। एंड देन द लास्ट इज रेगुलेट टेम्परेचर, रेगुलेट करता है क्या, टेम्परेचर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन, ओवरऑल फंक्शन, कंबाइंड फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज द इट इंटीग्रेट्स ऑल ऑफ द रिफ्लेक्सेस एंड ट्रांसमिटेड टू द ब्रेन। तो यहाँ पे वही बोला गया है, सो इट इज द मेन प्राइम फंक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो वी हैव द लास्ट क्वेश्चन हियर ऑफ दिस सेशन, डैमेज टू डोर्सल रूट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ।
जो डॉर्सल रूट है, जो मैंने आपको डायग्राम अभी दिखाया था, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाया था, जो इलिस्ट्रेशन दिखाया, उसके अंदर हमारे पता है आपको कि डॉर्सल रूट वहाँ से निकल ओरिजिन हो रहा था, और वहाँ से क्या है डॉर्सल के बाद वेंट्रल रूट भी वहाँ से निकल रहा था, पोस्टीरियर और एंटीरियर जो मैंने आपको बताए थे। तो ये पूछ रहा है कि ये डॉर्सल रूट जो है, ये डॉर्सल रूट का अगर डैमेज हो जाए, डिसफंक्शनिंग हो जाए, डिजनरेशन हो जाए या कुछ भी वजह से वहाँ पे डैमेज हो डॉर्सल रूट, तो वहाँ पे इन सब में से किस फंक्शन में क्या है प्रॉब्लम आएगी। सो डैमेज टू डॉर्सल रूट रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ, क्या चीज इसमें से लॉस होगी। वी हैव 4 ऑप्शंस हियर। ऑप्शन ए इज द मोटर फंक्शन, ऑप्शन बी सेंसरी फंक्शन, ऑप्शन सी इज ऑटोनॉमिक फंक्शन, वहां पे लॉस हो जाएगा, या फिर रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या है वहां पे लॉस हो जाएगी, सिर्फ रिफ्लेक्स एक्टिविटी ओनली वहां पे लॉस होगी। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, डॉर्सल रूट का हमारा क्या काम था भाई, डॉर्सल रूट का सेंसेशन काम था। तो यहाँ पे अगर डॉर्सल रूट पे डैमेज होता है तो पेशेंट का सेंसरी वहां पे क्या है, जो एस्पेक्ट है वहां पे उसको क्या है अफेक्ट होगा, और पेशेंट के वहां पे लॉस ऑफ सेंसेशन देखने को मिलेगा। तो सेंसरी फंक्शन में लॉस आएगा पेशेंट का। सो दिस इज ऑल फॉर द टुडेज आपका सेशन के लिए। जितना भी क्वेश्चन थे मैंने ये ट्राई करा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, उसके आंसर की जितना भी रैशनलाइजेशन है, जितना भी उसके अंदर आप लॉजिक लगा सकते हैं, क्या उसके पीछे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था, क्या बैकग्राउंड ऑफ नॉलेज था, और आसपास की पेरिफेरल इंफॉर्मेशन को पकड़ के आपको दिया है मैंने। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पर्टिकुलर जो हमने नॉर्सेट 11 को टारगेट करने के लिए जो सीरीज चला रखी है, जिसमें क्लासेस होती हैं आपकी मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे को आपके लिए एक टेस्ट हम लोग वीकली टेस्ट जो हम लोग कंडक्ट करवाते हैं, आप उसे जीडीसी की नर्सिंग ऐप पे जाके क्या है अपना उसको अटेम्प्ट करते हैं, एंड देन संडे को आपको क्या दिया जाता है, उसका एक पर्टिकुलर डेफिनेट एक्सप्लेनेशन जो कि इस वीडियो में दिया जाता है। तो आई होप कि इस सीरीज से आपको बेनिफिट हो रहा होगा, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे इट्स ओनली यू एंड यू हैव टू वर्क हार्ड। आपको बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपके न्यूरोनल जो कनेक्शंस हैं वो डेवलप हों, अगर मैं एक नर्वस सिस्टम की भाषा में बोलूँ तो जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगले वीक। तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।